नहीं है सर। Infinity for Okay, so let's start our class. Okay, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. yes sir. Right. So, if you remember, last time we discussed the microcontroller 8051 pin description in details, the operation of different pins, and I gave you assignment as well. So I hope you guys have submitted those assignments. एक माइक्रो प्रोसेसर पे दिया था और एक माइक्रो कंट्रोलर पे, आप लोगों ने दोनों सबमिट करने थे, ठीक है, इस वीक के एंड तक। अच्छा, उसके बाद हमने we also discussed the Arduino board. So I introduced the Arduino circuit board to you guys, that what are the various parts of the Arduino circuit boards and what are their functions, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एनालॉग और डिजिटल पिन्स दिखाए थे और ऑन ऑफ रीसेट पावर डाटा केबल वगैरह जो भी रिलेवेंट चीज़ें थी बताई थी। फिर मैंने आपको एग्जांपल एक दो कराए थे एलईडी ब्लिंकिंग, जो कि मैंने आपको ऑनलाइन सिमुलेटेड एग्जांपल कराए थे, हालांकि हम क्लास में फिजिकल इस पे मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक में। सॉफ्टवेयर में हम कोडिंग करेंगे और फिर वो कोड हम अपलोड करेंगे माइक्रो कंट्रोलर को, और माइक्रो कंट्रोलर को फिर ऑपरेट करेंगे, उससे वो जो कंपोनेंट्स है वो ऑपरेट करेंगे। So today, because the Arduino requires the programming, so we need to understand the C language or C++ language, right? Because if you go to the website of the Arduino circuit board, you will see that there are 4 structured instructions in there. Like, for example, there is sequential structured instructions, there are conditional structured instructions, there are iterative repetitive structured instructions, and there are functions as well. So you guys are familiar with the built-in functions which are already provided within the software, but sometimes you can create your own functions. So we will discuss these structured one by one. By the way, this is a complete course of the first semester whole. You will have to study 15 weeks these structures. But since we have a limitation here, this is because a prerequisite of the mechatronics course. ये आपको आना चाहिए था पहले से. So I have actually condensed this whole course into 3 classes. मैंने इनको condense किया है, लेकिन उनमें से जो main content है, जो main to the point चीजें हैं, उनको मैंने उठा के जो है ना वो condense करके तीनों चीज. तो we will discuss that from now. अभी से शुरू करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग टेक्निक में मॉड्यूल क्या होता है या सब प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। जब नॉर्मली हम एक प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में, यानी सब प्रोग्राम्स में, या छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो उनको हम कहते हैं मॉड्यूल्स या सब प्रोग्राम्स। अच्छा, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या कंट्रोल जो होता है, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, नॉर्मली एक प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन ऐसे लाइंस बाय लाइंस होंगे, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, मुख्तलिफ स्टेटमेंट होंगे। तो एक ये होगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है, जो कि सब प्रोग्राम होंगे, उसके अलग, ये अलग टास्क का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल नॉर्मली, कंट्रोल से मुराद होता है पॉइंटर कंट्रोल, जो माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू का पॉइंटर होता है, ठीक है, जो डेटा को रीड कर रहा होता है, जा रहा होता है एक लाइन से दूसरी लाइन में। तो वो उसको जब भी कोई फंक्शन इनकाउंटर होता है कि फंक्शन हमने डिफाइन किया और उसको हम कॉल कर रहे हैं, तो वो कंट्रोल जो है वो मेन बॉडी से जंप लगा के सब प्रोग्राम में जाता है, ठीक है। इनको कहते हैं सब प्रोग्राम या सब मॉड्यूल में जाता है, जबकि मेन प्रोग्राम आपका ये होता है, ठीक है, मेन प्रोग्राम, ठीक है। सो इस तरह एक सीक्वेंस लाइन बाय लाइन या सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ऑपरेशन हो रहा होता है। अच्छा, जब वो नीचे वाले इंस्ट्रक्शन रन होते हैं तो कंट्रोल वापस वहां से जाता है जहां से उसने लास्ट लाइन छोड़ दी होती है, ठीक है। तो जहां से वो, तो इस तरह एक नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन को, तो इस तरह एक लूप चल रहा होता है, ठीक है, कि एक कंट्रोल कभी जंप करता है मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम में, वहां पे वो इंस्ट्रक्शन सारे एग्जीक्यूट करता है, उसको उसके बाद कंट्रोल वापस जाता है अपने मेन बॉडी पे और दोबारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। So we will discuss there. By the way, you need to understand there are 4 types of structured programming, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की 4 टाइप्स है हमारे पास। सबसे पहले है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, जिसमें सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, ये मैं अभी आपको एक स्लाइड में बताऊंगा कि इनमें फर्क क्या है बेसिकली फंडामेंटली इन सब में, चारों में, ठीक है। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में ये होता है आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं
वो सारे एक एक करके लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं, यानी पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर 2, फिर उसके बाद 3। तो इसको कहते हैं सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि वो एक एक करके लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। इसमें नो स्किपिंग से मुराद होती है कि ये कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं करता कंट्रोल, सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हैं। और नो रिपीटिशन, याद रखें कि इसमें रिपीटिशन नहीं होती किसी भी इंस्ट्रक्शन की, यानी एक इंस्ट्रक्शन कंट्रोल उस पे से एक दफा गुजरता है, दोबारा वापस उस पे नहीं जाता, ठीक है। तो ये इसकी खुसूसियत है, इसको कहते हैं सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। मैं सीक्वेंशियल की बात कर रहा हूँ। देयर आर नो स्किपिंग एंड नो रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट्स, याद रखें बस, ये इसका फंडामेंटल वो है, डिफरेंस है। फिर उसके बाद आ जाता है कंडीशनल या सिलेक्टिव स्ट्रक्चर। कंडीशनल सिलेक्टिव स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है प्रोग्रामिंग का जिसमें बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया या कंडीशन वी एग्जीक्यूट और रन फ्यू स्टेटमेंट्स, ठीक है। हमारे पास एक कंडीशन या क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पे अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू देन वी हैव फ्यू स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि ये रन करो। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते, ठीक है। तो याद रखिए कंडीशन में क्या होता है कि बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया और कंडीशन वी एग्जीक्यूट सर्टेन स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर। फिर है आइटरेटिव स्ट्रक्चर। मैं आपको ब्लॉक डायग्राम से समझा दूंगा इसको, ठीक है, कि ब्लॉक डायग्राम से कैसे आपको समझ आएगी। आइटरेटिव क्या होता है, या रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। अगेन इट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इन विच वी एक्चुअली रिपीटेडली एग्जीक्यूट वन और मल्टीपल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसमें यह होता है कि हम रिपीटिशन करते हैं स्टेटमेंट्स की, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट, ठीक है। एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट्स। लास्ट में क्या है, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल ये होता है कि इसमें हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंक्शन हम बनाते हैं, यूजर डिफाइंड भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शन के टाइप्स हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, एक है बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन वो होता है जो कि पहले से लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी में अवेलेबल हों। जैसे कि अगर आपने गौर किया होता, वो जो आर्डिनो का प्रोग्राम आपको मैंने दिखाया था, उसमें एक फंक्शन का नाम था लूप, ठीक है, ये था ना लूप। लास्ट क्लास अगर आपने रिवाइज किया हो, चेक किया हो, उसमें एक लूप था और दूसरा फंक्शन कौन सा था ऊपर, सेटअप फंक्शन, वॉइड। आपने गौर किया होगा ये दोनों पहले से एनवायरनमेंट में अवेलेबल थे, हमने इसके लिए कोई कोडिंग नहीं की थी, ठीक है, हमने सिर्फ बॉडी में स्टेटमेंट लगाए थे नीचे, ठीक है। ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है, दीज आर बिल्ट इन फंक्शंस। सो द टास्क which these function will do is already defined by the software जो प्रोग्रामर था जिसने ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, ठीक है, उसने इन फंक्शंस को पहले से प्री डिफाइन किया हुआ है, इसको कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। ये these are प्री डिफाइंड फंक्शंस, so their purpose is already described by the software engineer who has actually developed this software, but we can actually create our own functions, ठीक है, we can create our own function based on our requirements। so हम user defined functions भी बना सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगा कल की क्लास में कैसे हम user defined करेंगे और कैसे। और built in कैसे होता है, built in ऑलरेडी जैसे आपके पास कोई मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल है, फॉर एग्जांपल आपने स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये एक built in फंक्शन है, तो you just call the function, you don't need to program a function which will be actually doing the square root of some number, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है लाइब्रेरी में, तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट इसको कॉल करना होता है। तो ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। या आपके पास लेट्स से पावर वाला फंक्शन है, ठीक है, इस तरह स्क्वायर है, पावर है, साइन कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल जितने भी आप सोच सकते हैं कि फंक्शंस आप कंप्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉगरिथमिक हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, तो आप जस्ट उनको कॉल करते हैं, यू डोंट नीड टू डिफाइन देम। अच्छा, जब हम नॉर्मली फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास मेन प्रोग्राम हो, लेट्स सपोज ये हमारे पास मेन प्रोग्राम है, ठीक है,
तो ये उसका एक स्टेटमेंट है। दूसरा है, फिर तीसरे में मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके नीचे फिर कुछ और स्टेटमेंट है, ये और स्टेटमेंट है। तो होता क्या है, कंट्रोल पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा लाइन 1 को, फिर लाइन 2 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर जब वो थर्ड पे आएगा फंक्शन कॉल पे, तो कंट्रोल यहाँ से जब फंक्शन जो भी आपने कॉल किया होगा बाय नेम, वहां से जंप करेगा, एक सब प्रोग्राम में चले जाएगा, दूसरे प्रोग्राम में, ठीक है। अब उस प्रोग्राम में आपने वो फंक्शन जो होगा वो डिफाइन किया होगा, उसके स्टेटमेंट होंगे उसके अंदर कि उस फंक्शन ने क्या करना है, ठीक है। जब वो सारे के सारे वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दे उस सब प्रोग्राम में, फंक्शन में, तो जब वो लास्ट वैल्यू होगी वो वापस रिटर्न कर देगा मेन बॉडी में। तो इसको कहते हैं फंक्शन कॉल, ठीक है। कि हम नॉर्मल प्रोग्राम से या मेन प्रोग्राम से जंप करते हैं सब प्रोग्राम में, जहाँ पे वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद वो वापस ओरिजिनली अपने मेन प्रोग्राम में चला जाता है, ठीक है। तो आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्ट्रक्चर, iterative or loop, and then the function call, ठीक है। अभी आगे जाके डिटेल्स में इनको डिस्कस करते हैं। ये जस्ट मैं आपको जस्ट ब्रीफ आइडिया दे रहा था, ठीक है। एक एक करके स्लाइड में ये आएंगे। अच्छा, जो अभी इससे पहले मैंने आपको सारा एक डिटेल में बताया है कि यार ये क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। So in sequential structure में, in sequential structure the statements are executed in the same order in which they are specified in the program। यानी अगर ये लाइन पहली है तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो आप बॉडी में जो स्टेटमेंट्स होंगे, पहले एक नंबर एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर थर्ड। इसको कहते हैं सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग या सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। आप गौर करें तो इसमें कोई स्टेटमेंट ना स्किप हो रही है, नो स्किपिंग, और ना रिपीटिशन हो रही है किसी स्टेटमेंट की। यही मैंने आपको बताया था कि इसकी ये खुसूसियत है। दीज आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। इसमें कोई स्टेटमेंट रिपीट नहीं होती या कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं होती कंट्रोल से, ठीक है। कंट्रोल सारे के सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है एक सीक्वेंस में, इसलिए इसको कहता है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। तो ये आपको ब्लॉक डायग्राम से समझ आ गई होगी। फिर हमारे पास दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं सिलेक्शन आर कंडीशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, कंडीशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें होता क्या है, बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स कंडीशन, ठीक है, ये एवेल्युएट करना होता है। आपने कंडीशन चेक करना होता है, पैरामीटर चेक करना होता है। वी नीड टू चेक द पैरामीटर वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सो इफ द कंडीशन इज ट्रू, we execute sometimes one statement and then we skip the next statement, ठीक है। if condition is false, then we execute one statement and then we skip the other statement, ठीक है। so you cannot actually execute both statement at the same time in conditional structure। तो conditional structure में ये होता है कि दोनों statement एक टाइम पे रन नहीं हो सकते। अगर वो ट्रू होगा तो वो एक स्टेटमेंट रन करेगा तो दूसरे को स्किप करेगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो दूसरे स्टेटमेंट को रन करेगा, पहले वाले को छोड़ लेगा। सो देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ स्किपिंग स्टेटमेंट्स। सर जी, ये जब फॉल्स होगा तब भी ये जो है ना स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा? जी जी, वो मैं आपको बताता हूँ इस क्राइटेरिया में जब आप जाएंगे, ठीक है। वो उसके फिर अच्छा, अब इसमें कीवर्ड्स हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग में हमारे पास, याद रखिए, C++ में हमारे पास कीवर्ड्स हैं। मैं बताता हूँ कीवर्ड्स क्या है। C++ में हमारे पास 63 कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? these are predefined instructions that has specific purpose or task। ठीक है, हमारे पास कुछ 63 कीवर्ड्स हैं C++ में, जो जिनके अपने प्री डिफाइंड टास्क होते हैं और पर्पस होते हैं। यू कैन नॉट यूज दीज कीवर्ड्स फॉर, ये जो कीवर्ड्स है ना 63, दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वेरिएबल नेम्स, नो वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल का नाम हम ये नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स जो होते हैं मैं आपको बताता हूँ। नो कांस्टेंट नेम्स, कांस्टेंट यानी हम उनको रिपर्पस नहीं कर सकते, ठीक है।
अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन करना है अपने प्रोग्राम के लिए तो आप इन कीवर्ड्स को नहीं रख सकते। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ है, इफ इज अ कीवर्ड, ठीक है। इट हैज अ स्पेसिफिक पर्पस इन सी प्लस प्लस, इसका अपना एक फंक्शन है सी प्लस प्लस में। तो आप किसी वेरिएबल का नाम इफ नहीं रख सकते। या स्विच हो गया, switch is a keyword in C++. You cannot use this word for variable name or any other. या while हो गया, while is a keyword, ठीक है। You cannot use this as a name of some function or variable. अच्छा, आप no function name, function का नाम भी ये नहीं रख सकते अगर आपने खुद अपना फंक्शन बनाना है यूजर डिफाइंड, क्योंकि हम जब फंक्शन बनाएंगे वी विल नीड टू नेम दोस फंक्शंस। हम वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, कांस्टेंट का नाम रख सकते हैं और फंक्शन, तीनों का नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। हम डिफाइन कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। लेकिन ये 63 कीवर्ड जिसकी मैंने बात की है ये हम नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक पर्पस इन सी प्लस प्लस, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। वाइल, स्विच, इफ एल्स, ठीक है, बहुत सारे हैं। इफ एल्स है, इफ एल्स है, या ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, ये सारे के सारे जो है ना ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये हम यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, ठीक है। फॉर हो गया, while, हाँ ठीक है, जो भी आपकी उसमें माइंड में आता है, जो आगे हम यूज करेंगे किसी खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी खास प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में, तो उनको हम एज ए नॉर्मल यूज में नहीं रख सकते। वेरिएबल के लिए नाम या फंक्शन के लिए नाम या एज ए बतौर कांस्टेंट नेम नहीं रख सकते, ठीक है। बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक टास्क फॉर देमसेल्व्स, उनका अपना टास्क होता है, ठीक है। अच्छा जी तो सर। अच्छा तो मैं बात वापस आ जाऊं इस पे, ये क्राइटेरिया पे। तो आपके एक दोस्त ने क्वेश्चन किया अभी कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो तब भी स्टेटमेंट रन होगी। जी होगी। कब कब होगी? जब आपके पास इफ एल्स वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये जो इसका क्या कहते हैं, ये कंडीशन जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास ये कीवर्ड्स हैं, एक है इफ, एक है इफ एल्स और फिर है स्विच, ठीक है। ये तीनों कीवर्ड या स्ट्रक्चर्स हम यूज करते हैं फॉर प्रोग्रामिंग, कंडीशनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर आपने कंडीशनल प्रोग्रामिंग करनी है तो हम ये तीनों नाम रख सकते हैं या यूज कर सकते हैं ये वर्ड्स, और अभी हम आगे जाके इसको यूज करेंगे, ठीक है। ओके सो जिसका वो क्वेश्चन था कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो तब भी स्टेटमेंट रन होगी, ठीक है। तो उसका सवाल अभी जब मैं इफ एल्स पे जाऊंगा ना तो उसको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अब जब मैं उस पे जाऊंगा तब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे जाके अभी आएगा। फिर थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, फिर वो है, इसको कहते हैं रिपीटिशन या आइटरेटिव लूपिंग, या इसका एक और नाम भी है तीसरा, लूपिंग स्ट्रक्चर। लूपिंग, आइटरेटिव या रिपीटिशन। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें रिपीटिशन ऑफ सिंगल और मोर देन वन, सिंगल और मोर स्टेटमेंट्स। मोर से मुराद है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा, ये नहीं कि अलग अलग, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया और कंडीशन, ये होता है। इसमें रिपीटिशन होती है, ठीक है, कंडीशनल स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ सर्टेन क्राइटेरिया, ओके, वी वांट टू चेक दिस कंडीशन वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अब अगर कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ then we have certain condition, ठीक है, if it is true, ठीक है। अगर ये है तो फिर आपके पास इस तरह स्टेटमेंट्स होंगे यहाँ पर, तो वो स्टेटमेंट जो है वो रिपीट होते हैं जाएंगे, ठीक है। वो एक लूप में चलेगा, फिर वो कंडीशन दोबारा चेक करेगा, फिर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह वो चलता रहेगा जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो उस लूप से निकल आ जाएगा कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, तो इसको आइटरेशन भी कहा जाता है, लूपिंग भी कहा जाता है, ये इनके अलग नाम है, ठीक है। और ये हम क्यों करते हैं ये लूपिंग? अगर आपने एक सीक्वेंस ऑफ नंबर प्रिंट करना हो, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स प्रिंट करना हो, एक यूज ये है, ठीक है। दूसरा यूज इसका क्या है कि आप सेम स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, सेम स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना। तो ये दोनों इनके यूजेज है इसके।
रिपीटिशन के, लूपिंग के, आइटरेटिव के। अच्छा, इसमें हमारे पास कीवर्ड्स क्या हैं? 3 कीवर्ड्स हैं, ये हम प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे। एक वाइल है, दूसरा डू वाइल है, और फिर तीसरा है फॉर लूप। ठीक है, तो ये तीनों लूपिंग कीवर्ड्स हैं। अगेन यू कैन नॉट यूज दीज वर्ड्स फॉर नेमिंग ऑफ वेरिएबल, फंक्शन और कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे आगे जाके। फिर चौथा जो फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन कॉल वाला वो है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है। अब फंक्शन कॉल में ये होता है कि नॉर्मली जैसे कि सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में होता है, पहले प्रोग्राम स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा ये वाला, फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा इधर। ठीक है, जो ही यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पर उसको फंक्शन का नाम अवेलेबल होगा, फंक्शन नेम होगा। So we are calling the function actually by the name. Normally we call the function by name. याद रखिए कि हम फंक्शन को हमेशा उसके नाम से पुकारते हैं। मैं अगर किसी को कॉल करूंगा कि फला बंदा आ जाए तो मैं उसके नाम से उसको पुकारूंगा। तो जो आपका पास फंक्शन का नाम होगा और आपने उस फंक्शन को चलाना है, एग्जीक्यूट करना है, तो यू हैव टू कॉल द फंक्शन बाय इट्स नेम। जो ही कंट्रोल उस फंक्शन में जाएगा तो वो मेन बॉडी, अगर ये आपके पास मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे पास मेन बॉडी है, दिस इज मेन बॉडी। कंट्रोल यहां से जंप कर देगा और चला जाएगा फंक्शन में। अब वहां पर फंक्शन के स्टेटमेंट्स होंगे, स्टेटमेंट 1 2 3 इस तरह। उसका टास्क यानी फंक्शन की स्टेटमेंट में उसकी फंक्शन डिफिनीशन होगी। ठीक है, उसमें फंक्शन डिफाइन होगा कि फंक्शन के क्या क्या है। उसमें एक हेडर होता है फंक्शन, ये बाद में आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, कि फंक्शन डिफिनीशन में हेडर होता है और इसकी बॉडी स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं फंक्शन डिफिनीशन के, 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेडर होता है, दूसरा बॉडी स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तो वो सारे एग्जीक्यूट करेगा 1 2 3, आखिर में वो रिटर्न अपनी वैल्यू जो करेगा वो वापस मेन बॉडी में देगा। उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में जो सीक्वेंस में आएगा कंट्रोल उधर जाएगा, इस तरह कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, सो वी कैन एक्चुअली क्रिएट आवर ओन फंक्शन और वी कैन कॉल द बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, या आप बिल्ट इन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं या यूजर डिफाइंड फंक्शन, दोनों को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कब कैसे करेंगे वो आगे जाके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो दीज वर द 4 fundamental programming structure. I hope I made you understand the 4 basic fundamental structure. डिफरेंस क्या है इनमें, सीक्वेंशियल क्या है, कंडीशनल आइटरेटिव क्या है, ठीक है, और आखिर में फंक्शन कॉल क्या है। यहाँ तक समझ आ रही है? Yes, sir. जी सर। अच्छा, now this is the first program, but before going into the first program, let me explain the C++ basic structure. उसका basic structure मैं आपको समझाऊँ। There are 3 parts of C++ programming structure. 3 parts हैं, ठीक है, ये आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एक इसका होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरा होता है मेन फंक्शन, तीसरा होता है उसकी बॉडी स्टेटमेंट्स। ठीक है, कैसे? ये जो आपको हैश इंक्लूड नजर आ रहा होता है ना, हैश, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा याद रखें कि हैश सिंबल से स्टार्ट होगा प्री प्रोसेसर। ठीक है, अब इंक्लूड जो है ना, इंक्लूड, दिस इज डायरेक्टिव, ये वो डायरेक्टिव है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि वो हम जो उसके बाद में देते हैं iostream.h इस तरह, ये वाला, ठीक है, या conio.h ये वाला। ठीक है, तो एक्चुअली स्टूडेंट्स कहते हैं ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये नहीं है। ठीक है, याद रखें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक्चुअली ये वर्ड जो है ना, ये इंक्लूड वर्ड, ये डायरेक्टिव है। डायरेक्टिव क्या होता है? कमांड, ऑर्डर, हुक्म। हम हुक्म देते हैं, कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑर्डर देते हैं, इंक्लूड करो। ओके, इंक्लूड करो, दिस इज एक्चुअली डायरेक्टिव टू द सीपीयू को या कंट्रोल को, या हम हुक्म देते हैं कि यार इंक्लूड करो इसको। तो एक्चुअली द वर्ड इंक्लूड इज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव।
ये जो है ना ये iostream.h conio.h एक्चुअली दीज आर द लाइब्रेरी फाइल्स। मैं आपको बता देता हूँ, ये लाइब्रेरी फाइल्स हैं C++ के, ठीक है, लाइब्रेरी फाइल्स, और इनको कहते हैं हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स कहा जाता है, ठीक है। ये .h जो है ना ये इसका एक्सटेंशन होता है हेडर फाइल्स का, इससे पता चलता है, ठीक है। कि ये जो है ना, जब जिस फाइल का आपको लाइब्रेरी में फोल्डर में जाए ना, जिस फाइल के नाम पे जैसे abc.h हो, इसका मतलब ये हेडर फाइल है। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? अगर आपको ये नजर आए math.h, तो ये क्या है? ये लाइब्रेरी फाइल है, ठीक है, हेडर फाइल है math.h। तो हम इनको कहते हैं यार ये इंक्लूड करो, ये कोनियो आईओस्ट्रीम। अच्छा, आईओस्ट्रीम क्या होता है? आई मीन्स इनपुट, O मीन्स आउटपुट, और स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम, स्ट्रीम किसे कहते हैं नॉर्मली? गर्मियों में तो आपको इसका ज्यादा पता होगा, स्ट्रीमिंग क्या होती है? लाइव सर। नो नो, फ्लो, फ्लो 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 ऑफ डेटा। तो जो आप लाइव कहते हैं ना, लाइव लाइव क्या हो रहा होता है? लाइव क्या चल रहा होता है? डेटा जा रहा होता है ना। जी हेलो, जी सर, लाइव मैच वगैरह होते हैं, लाइव मैच हाँ, हो तो गया। क्या होता है? वो डेटा एक्चुअली आपके पास आ रहा होता है ना, ऑडियो वीडियो के फॉर्म में, ठीक है, ऑडियो वीडियो के फॉर्म में डेटा आ रहा होता है, आप डेटा कंज्यूम कर रहे होते हैं। आप आपके मोबाइल का पैकेज लिया होगा तो आप देख रहे होंगे कि आपका डेटा साइज जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है उसके साथ, जब आप स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं। तो क्या होता है एक्चुअली, आप डेटा कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आईओ स्ट्रीम क्या होता है? ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग। तो जब भी आप कंप्यूटर को कोई डेटा कीबोर्ड से देते हैं, ठीक है, कीबोर्ड से इधर, ठीक है, और स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है सारा कुछ, तो ये जो बीच में सीपीयू होती है यहाँ पे खड़ी होती, ठीक है, ठीक है। तो ये आईओ स्ट्रीम ये काम करती है कि यहाँ से इसको डेटा देती है, वहाँ डिस्प्ले पे आपको दिखाती है, तो आईओ स्ट्रीम ये होती है। अच्छा, इस तरह ये कोनियो जो है, कोनियो क्या है? एक CONSOL, ये कंसोल होता है, ठीक है। CON कौन जो है, ये कंसोल है, और ये आई जो है ये इनपुट है, और दूसरा जो है ये आउटपुट है। तो ये कंसोल इनपुट आउटपुट है, ठीक है। कंसोल डिवाइसेस क्या होते हैं? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ठीक है, कोई भी डिवाइस जिससे आप कोई इनपुट देते हैं, कोई चीज टाइप करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, ठीक है, कोई नंबर, अल्फाबेट्स वगैरह, या कोई भी इंस्ट्रक्शन, यानी बटन आप प्रेस करते हैं उसमें सीपीयू को, और सामने स्क्रीन पे आपको वो नजर, कोई उसके अगेंस्ट कोई एग्जीक्यूशन हो रही होती है, कुछ नजर आ रहा होता है, तो कंसोल इनपुट आप दे रहे होते हैं, ठीक है। सर जी, ये .h क्या होते हैं सर? ये थोड़ा दोबारा बताएं सर। अच्छा, .h एक्चुअली इसको कहते हैं, ये एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन इसको कहा जाता है। फाइल एक्सटेंशन क्या हमारा होता है? जिस फाइल के एंड पे .h होगा, वो फाइल ये प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज करेगा लाइब्रेरी हेडर फाइल, ठीक है। अब इस फाइल को ना आप मीडिया प्लेयर पे चला सकते हैं, बिकॉज ये कोई .mov नहीं है, या .mp3 नहीं है, ठीक है, या .avi नहीं है, या जिस तरह के पास वर्ड का फाइल है, आपने असाइनमेंट किया है तो उसके एंड पे होता है .doc, तो उस फाइल को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा ना आप उस पे खोल सकते हैं, पावर पॉइंट में खोल सकते हैं, ना विंडोज मीडिया प्लेयर में खोल सकते हैं, या यानी किसी और या ब्राउजर में नहीं खोल सकते, बिकॉज वो सिर्फ वो एसोसिएट होता है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ, वो एक्सटेंशन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ। इस तरह जब जिस फाइल का एक्सटेंशन .xls होता है, तो ये एक्सटेंशन एसोसिएट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ, यानी आप सिर्फ इस फाइल को इस सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन होता है फाइल का। इस तरह आप कोई आपके पास कोई वीडियो फाइल है, ठीक है, MP3 फाइल है, मूवी है, AVI है, तो उसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो मीडिया प्लेयर इन्वायरमेंट उसके लिए नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर उसके लिए डेवलप नहीं है, ठीक है। तो ये जिस तरह जिस फाइल के एंड पे ये हेडर फाइल होगा, जो हेडर फाइल होगा वो उसके एंड पे .h होगा, और वो जब आप उस फाइल को इंक्लूड करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए,
सॉफ्टवेयर में, ठीक है, यानी ऐसे हैश इंक्लूड iostream.h ये वाला, तो ये इंक्लूड कर रहा है, तो ये डायरेक्टिव है, ये ऑर्डर मैं इसको दे रहा हूँ कि यार इसको शामिल करो, इस फाइल को शामिल करो इसको, ठीक है। तो ये मैं इसको कमांड दे रहा हूँ, ठीक है, आई एम कमांडिंग द कंप्यूटर टू इंक्लूड दिस थिंग। अच्छा, हम ये क्यों करते हैं, ठीक है, व्हाई डू वी नीड दीज थिंग्स हियर, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो अभी उस चीज पे मैं आता हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था पिछले स्लाइड पर कि हमारे पास एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन में तो मैं अपना खुद सारा कुछ डिफाइन कर दूंगा कि ये इसका हेडर है और ये इसकी बॉडी स्टेटमेंट है, ठीक है। ये तो हम करेंगे, ये हम करेंगे, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन में ये सारा कुछ आपने खुद करना होगा कि इसका हेडर है। लेकिन अगर मैं अपना स्क्वायर रूट किसी नंबर का फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है, स्क्वायर रूट, तो मैं इस बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करूंगा ना, आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन। आप लोगों को समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, आवाज आ रही है? जी सर। I am calling the square root function, but what is the job of this function? I am just calling it. I have not defined it. ये मैंने define नहीं किया. I am calling it. ये built in है. अब ये जो built in है, ये कैसे कंप्यूटर को पता चलेगा कि इसने ये काम करना है जब ये कोई बंदा इस फंक्शन को कॉल करेगा इस नाम से? तो लाइब्रेरी में ये जो built in फंक्शन होता है, ये एक्चुअली हेडर फाइल्स में मौजूद होता है. ये इसमें डिफाइंड होता है पहले से, ठीक है। तो अगर आपने कोसाइन फाइंड करना है, आपने साइन फाइंड करना है, आपने पावर कैलकुलेट करना है, ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा math.h हेडर फाइल, ठीक है। ये जो math.h है ना, math.h, इसमें ये सारे फंक्शंस पहले से डिफाइंड है, तो हम उनको जस्ट कॉल कर लेते हैं, ठीक है। हम उसको जस्ट यूज करेंगे, हमें इसको डिफाइन करने की खुद से जरूरत नहीं है कि इसने करना क्या है, हम उसको जस्ट उठा के टूल्स को उठा के यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, तो फिर यहाँ पर ये iostream.conio.h इसकी क्या जरूरत है? ये भी math.h की तरह ही लाइब्रेरी फाइल्स हैं, ये दोनों इस तरह math.h लाइब्रेरी फाइल है ना, ये भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं। अब नीचे प्रोग्राम में कुछ फंक्शंस कॉल करेंगे, ये भी आके जाके प्रोग्राम में जाऊंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है CLRSCR। ये CLRSCR जो है, ये एक्चुअली शॉर्ट एब्रीविएशन है क्लियर स्क्रीन के लिए। यानी जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास, एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये वर्डमैन आपने नहीं बताया, वर्डमैन क्या है सर जी? हाँ जी, सर वर्डमैन क्या है सर जी? इंक्लूड एक मिनट मैं उस पे नहीं गया, मैं भी हैश इंक्लूड पे हूँ, मैं पहले पार्ट पे काम कर रहा हूँ अभी। अब मैं मेन फंक्शन पे भी नहीं आया। आई एम टॉकिंग अबाउट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अभी तक मैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के डिटेल्स में जा रहा हूँ, ठीक है। दैट इज अ सेकंड पार्ट, उसके बाद आते हैं, पहले पार्ट में क्लियर कर दूं। जैसे कि ये CLRSCR और आपको इस तरह नजर आ रहा है, ठीक है, CLRSCR ये नीचे स्टेटमेंट में, ठीक है, ये है शॉर्ट एब्रीविएशन क्लियर स्क्रीन के लिए। अब ये मैं जस्ट कॉल कर रहा हूं, आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा, ये बिल्ट इन फंक्शन है, दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन, आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन डायरेक्टली। तो आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम में अंदर मैंने कहीं पे इस फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, ये करता क्या है एक्चुअली, ये क्या करता है, ये मैंने खुद से डिफाइन नहीं किया, ना मैंने इसका हेडर डिफाइन किया है, ना मैंने इसके बॉडी स्टेटमेंट डिफाइन किया। आई एम जस्ट कॉलिंग दिस फंक्शन एंड यूजिंग इट डायरेक्टली। तो ये करेगा क्या, ये जो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन होगी, आउटपुट स्क्रीन वो एक ब्लैक विंडो होगी, अभी थोड़ी देर बाद आपको नजर आएगी, वो एक ब्लैक विंडो होती है। उस पे अगर पहले से कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ हो पुराना, तो उसका आउटपुट वहां पे होगा। अगर वो होगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको वाइप कर देता है। वाइप जानते हैं ना, वाइप, WIPE, वाइप, क्लीनिंग, यानी उसको साफ करेगा। इस तरह आप बोर्ड पे डस्टर नहीं फेरते हो कि उसको साफ करते हो, उस तरह ये उसको बिल्कुल क्लीन कर देगा आउटपुट स्क्रीन को हमारे लिए,
ठीक है जी सर। ठीक है। तो आई होप यू गाइस आर नाउ अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दिस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कि ये क्यों होता है, हम क्यों डालते हैं, अच्छा इसके जरिए हम क्या करते हैं, वो उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है यस सर। यहां तक क्लियर है। अच्छा हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सिर्फ ये इंक्लूड नहीं है, अच्छा मैं आपको दूसरा बता देता हूं, हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दूसरे भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिफाइन है, डिफाइन इज आल्सो अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्यों हम यूज करते हैं और ये किस लिए हम करते हैं, जब हम लगा देते हैं हैश डिफाइन, जो भी वर्ड हम हैश के साथ लगाते हैं वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। ये भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, अच्छा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी हो पहले से तो आपको याद होगा कि हैश डिफाइन एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अब डिफाइन क्या करता है, एक्चुअली ये हम C++ में कांस्टेंट जब भी अपना मर्जी का डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट 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 से मुराद पाई, सिग्मा, थीटा, ठीक है, अल्फा, न्यू, म्यू, ये है ना प्लांक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी अपनी मर्जी का कोई कांस्टेंट अगर आपने डिफाइन करना हो तो आप ये हैश डिफाइन वो पर्टिकुलर वर्ड, जैसे मैं कर दूं हैश डिफाइन, अगर मैं लिख दूं हैश डिफाइन पाई और फिर मैं लिखूं 3.1417, तो ये क्या किया है मैंने एक कांस्टेंट डिफाइन किया है विद द नेम पाई। अब इसको मैं नीचे प्रोग्राम में यूज कर सकता हूं स्टेटमेंट में, ठीक है। जी सर। समझ आ रही है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की। तो ये नहीं कि सिर्फ इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हमारे पास और भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफाइन भी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। और ये हम क्यों यूज करते हैं, कांस्टेंट डेफिनेशन के लिए, कि हम अपने कांस्टेंट डिफाइन करना हो तो हैश डिफाइन, फिर वो कोई सिंबल, आप कोई सिंबल, ये सिंबॉलिक कांस्टेंट इसको कहते हैं, ठीक है। ये सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए तो कोई सिंबल होगा आपके पास, उसको लगाएंगे, अपनी मर्जी का अपना नाम लिख दें यहाँ पर बेसिक, और उसको कोई वैल्यू दे दें तो नीचे आप उस नाम को बार बार रिपीट कर सकते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। उसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो ये हो गया सर ये एज डिफाइन तो कांस्टेंट को वो करते हैं, ये एज इंक्लूड फंक्शन को डिफाइन नहीं, इंक्लूड जो होता है वो लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। और उस लाइब्रेरी फाइल के लिए, उस लाइब्रेरी फाइल के अंदर पर्टिकुलरली कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं पहले से, जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इंक्लूड जो होता है वो लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए यूज होता है, और लाइब्रेरी फाइल्स में क्या होता है, हेडर फाइल्स, उसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं पहले से पड़े, हम उनको जस्ट कॉल करते हैं, नीचे स्टेटमेंट में यूज करते हैं। अगर मैं इनको ना लगाऊं प्रोग्राम में, ठीक है, प्रोग्राम तब भी चलेगा, लेकिन कंपाइलर मुझे एरर देगा कि यार ये गलत है, ठीक है। ये जो फंक्शन आपने कॉल किया है, ये CLR, इट इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड फंक्शंस, अनडिफाइंड फंक्शन या अननोन फंक्शन कॉल, इस तरह का एरर देगा। तो अगर मैं ये लगा दूंगा फिर ये एरर नहीं देगा मुझे कि यार ये पहले से मौजूद है। आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है, जब भी आपने, जैसे कि नीचे एक और फंक्शन है ये गेट ch भी एक ऑलरेडी का फंक्शन कॉल है, ठीक है, हम डायरेक्टली इसको कॉल कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे डिफाइंड है, हमने तो इसके स्टेटमेंट नहीं लिखे कि ये क्या करता है, ये स्क्रीन को पॉज करता है, ठीक है, स्क्रीन आउटपुट इज पॉज्ड, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन को जो है ना उसको पॉज करता है, स्टॉप करके आउटपुट आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर आप इसको यूज करते हैं और आपने ऊपर ये हेडर फाइल नहीं लगाए तो प्रोग्राम आपको एरर देगा कि ये अननोन फंक्शन गेट ch है, मुझे नहीं पता ये आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू इंक्लूड दिस प्री प्रोसेसर हेडर फाइल्स यूजिंग द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड है। तो हैश डिफाइन जो है ये भी प्री प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन है, डिफाइन, इंक्लूड,
ये सारे क्या है, ये प्री प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अब बात फर्स्ट पार्ट आई होप क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन आपको जो नजर आता है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं ये वॉइड मेन। ये जो आपके दोस्त ने अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि ये वॉइड मेन का क्या मतलब है, तो इसको कहते हैं मेन फंक्शन। ये दूसरा पार्ट होता है प्रोग्राम का। बिकॉज दिस इज द मेन बॉडी और मेन फंक्शन, इसलिए इस फंक्शन का नाम मेन रखा गया है। ठीक है, मेन रखा गया है, तो ये पहले से है। अच्छा, वॉइड का और ये खाली ब्रैकेट का मैं पहले बता चुका हूँ लास्ट वीक में भी आपके साथ जब मैं वो कर रहा था कि ये इसका क्या मतलब होता है। ये तो मैं इस स्लाइड पे मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। नॉर्मली जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं किसी फंक्शन के। ठीक है, जैसे कि ये वॉइड मेन और ये खाली ब्रैकेट है। याद रखें, ये हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे कल परसों। ठीक है, कि सबसे पहला जो पार्ट होता है उसका ये होती है, ये रिटर्न वैल्यू होती है, रिटर्न आंसर और रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। ठीक है, ये रिटर्न वैल्यू होती है। ये पहला पार्ट जो होता है, ये वाला वर्ड। फिर ये जो है ना, ये नेम है, नेम ऑफ द फंक्शन। और ये तीसरा पार्ट जो ब्लैंक आपको नजर आ रहा है, ये इनपुट पैरामीटर्स है। अगर ये ब्लैंक हो, इसका मतलब ये कि इस फंक्शन को कोई इनपुट पैरामीटर नहीं है। करंटली देयर इज नो इनपुट पैरामीटर। अगर ये ब्लैंक हो, अगर इसमें कोई इनपुट फंक्शन को आप दे रहे हैं कोई वेरिएबल, तो फिर आप किसी डेटा टाइप में देंगे, इंट में, फ्लोट में, कैरेक्टर में। ठीक है, लॉन्ग में, डबल में, लॉन्ग डबल में। ठीक है, ये डेटा टाइप्स है, आप देख लें बाद में ये C++ के डेटा टाइप्स है, किस डेटा टाइप। तो अगर आपने किसी खास डेटा टाइप में इनपुट देना है तो फिर आप उससे रिटर्न वैल्यू देंगे। अगर आप इनपुट नहीं देना चाह रहे और रिटर्न भी कुछ नहीं लेते, तो इसका मतलब कि नो रिटर्न वैल्यू, नो वैल्यू। ठीक है, वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड मतलब होता है एम्प्टी। ठीक है, वॉइड का मतलब होता है खाली जगह, एम्प्टी। इसका मतलब कि नो रिटर्न वैल्यू। तो आपको जो ये यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये फंक्शन को कोई इनपुट वैल्यू भी नहीं जा रही और रिटर्न वैल्यू भी हमें वो नहीं दे रहा। ठीक है, और ये मेन फंक्शन है, मेन बॉडी है, इसलिए इसका नाम मेन फंक्शन रखा गया है। तो ये मेन फंक्शन दूसरा पार्ट होता है। ठीक है, दिस इज अ मैंडेटरी पार्ट। C++ में अगर ये आप ना लिखें, नीचे इसके स्टेटमेंट लिखेंगे तो प्रोग्राम एरर देगा, बिकॉज फंक्शन के नीचे स्टेटमेंट होते हैं। तो अगर फंक्शन नहीं होगा तो स्टेटमेंट किस काम की? ठीक है, तो आपको फर्स्ट ये मेन फंक्शन डालना पड़ेगा, मैंडेटरी पार्ट है ये इसका। ठीक है, और वॉइड का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, फंक्शन में जब मैं डिटेल में कराऊंगा तो फिर आपको ये सारा कुछ बता दूंगा कि इनपुट कैसे देंगे, रिटर्न कैसे लेंगे। ठीक है, तो लेक्चर फंक्शन पे हमारा सेपरेट लेक्चर है। ठीक है, डिटेल। अच्छा जी, फिर इसका तीसरा पार्ट आ जाता है जो कि मेन स्टेटमेंट ऑफ बॉडी स्टेटमेंट उसको कहा जाता है। तो वो आसान है। ये जो करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको नजर आ रहे होते हैं ना, करली ब्रैकेट्स ऐसे, और ये बहुत सारे लाइंस नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, और याद रखिए कि बॉडी स्टेटमेंट हमेशा टर्मिनेट होते हैं सेमी कॉलन से। याद रखें, देयर इज अ सेमी कॉलन मस्ट, दिस इज मैंडेटरी, सेमी कॉलन। अगर आप नहीं डालेंगे तो एक स्टेटमेंट ये है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इस तरह n नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, ओहो, n नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर कंट्रोल जाके एक को एग्जीक्यूट करेगा, फिर एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे, इस तरह n नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और आखिर में आपको आउटपुट देगा। तो स्टेटमेंट के अंदर हम वो प्रोग्राम लिख देते हैं जो हमारा इंटेंडेड फंक्शन होता है, जो काम हम करना चाहते हैं। ठीक है, I hope I made you clear the 3 basic parts of C++ programming structure: preprocessor directive, main function और body statement क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? जी सर। Okay, so let's do our first program. पहले प्रोग्राम बिल्कुल फंडामेंटल सिंपल प्रोग्राम है। This is the simplest program of the C++। ठीक है, जैसे क्लास 1 में आप 1 2 3 सीखते हो ना, इस तरह ये C++ में 1 2 3 की तरह है। Write a program that prints the following statement on the screen। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द मदर ऑफ ऑल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, या प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट ये है और ये हम स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं। अच्छा, इसको कहा जाता है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच ये जो सिंपल इंग्लिश आप प्रिंट करना चाहते हैं ना, इसको C++ में कहा जाता है स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट। स्ट्रिंग
लिटरल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट की एक टाइप होती है, ठीक है, याद रखें इनको, ये कहा जाता है, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट। सर ये दोबारा रिपीट करें? जो भी आप ये सी आउट में स्टेटमेंट लिखते हो इन्वर्टेड कॉमास के बीच, जो आपके पास एज इट इज, जो आप टाइप करते हो ना एज इट इज स्क्रीन पे ए बी सी की तरह, अगर आप कहें कि ए बी सी और स्क्रीन पे आपके पास नजर आ जाए ए बी सी, तो इसको कहा जाता है स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की एक टाइप है। सी प्लस प्लस में जो कांस्टेंट्स होते हैं, कांस्टेंट के टाइप्स हैं, एक है इंटीजर कांस्टेंट, एक है फ्लोटिंग कांस्टेंट, और एक है स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट, और एक चौथा है आई थिंक लॉन्ग है कि डबल है, लॉन्ग डबल में से एक है, ठीक है। तो ये चार कांस्टेंट्स हैं, एक फ्लोटिंग कांस्टेंट है, एक इंटीजर कांस्टेंट है, एक स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट है। तो स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट में जो भी आप इन्वर्टेड कॉमास के बीच लिखते हो वो स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा होता है। यहाँ आप अपना नाम लिखो, आपका नाम सामने नजर आएगा आउटपुट पे। तो ये स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट इसको कहा जाता है, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, सो लेट्स कम हियर, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को देखें, पहले लाइन को देखें। अब मुझे आपने खुद बताना है कि ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, मुझे बताएं शाबाश। हैश इंक्लूड iostream.h, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं स्टेटमेंट को? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है सर। हाँ, और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किस फाइल को इंक्लूड कर रहा है? हेडर फाइल्स को। हेडर फाइल्स को। कौन सी फाइल को इंक्लूड कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। हाँ, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल। अच्छा, अगर ये मैं इंक्लूड ना करूं तो फिर क्या होगा, प्रोग्राम क्या करेगा? सी आउट का सर उसका फिर मसला आएगा, वो उसको एरर शो करेगा। सी आउट नहीं, ये जो क्लियर स्क्रीन है, CLR SCR या गेट CH, ये दो चीजें है ना, ये फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन कॉल है। कंपाइल नहीं होगी सर, ये कंपाइल नहीं होगा, ये आपको कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल नहीं होगा ये सर। आपको बग देगा, बग, इसको कहते हैं बग। बग क्या होता है? प्रोग्रामिंग एरर को बग कहा जाता है। अच्छा, ये मक्खी नहीं होती, प्रोग्रामिंग एरर को या कोड एरर को बग कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको एरर देगा अननोन फंक्शन कॉल, अनडिफाइंड फंक्शन कॉल, इस तरह का कुछ एरर दे देगा, ठीक है। मुझे वर्ड्स याद नहीं है एग्जैक्टली क्या देगा, लेकिन इस तरह का देगा कि ये जो आपने CLR SCR कहा है, वो उसको हाईलाइट करके दिखा देगा एरर में कि ये गलत चीज़ आप कॉल कर रहे हो, ये तो कहीं नहीं है। इसलिए आपको ये हैश इंक्लूड iostream डालना पड़ता है, ठीक है, ताकि क्योंकि ये फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है ये ऑलरेडी डिफाइंड है इन हेडर फाइल्स में, हम उसके जरिए इसको कॉल करते हैं तो वो उसके इंस्ट्रक्शन उसमें से एग्जीक्यूट करता है हेडर फाइल के अंदर से, ठीक है। हम जस्ट उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन को अभी हम कॉल जस्ट कर रहे हैं, डिफाइन हम कम करेंगे जब हम फंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें हम खुद अपना फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? जी सर। हैश इंक्लूड conio.h, शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं, आगे आगे जाएं। सर ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ना, कौन ये तो कंसोल इनपुट आउटपुट। हाँ, कंसोल इनपुट आउटपुट, एग्जैक्टली, ठीक है। तो हाँ एग्जैक्टली, तो ये दोनों प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जो कि हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, और ये इन दो फंक्शंस के लिए हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सी आउट है ना, ये सी आउट ये भी इनमें डिफाइंड है। अच्छा, ये जो वर्ड सी आउट है, हमने तो इसको डिफाइन नहीं किया हुआ ना, ये भी इस इन में, ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में और conio.h में प्री डिफाइंड है पहले से, ठीक है। सही है? जी सर। यस सर। हम जस्ट इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, CLR को यूज कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं और इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है वर्ड मेन और ये खाली ब्रैकेट। मुझे बताएं शाबाश, इन तीनों का क्या मतलब है? पहले तीन, वॉइड तो सर जी रिटर्न वैल्यू को। हाँ, मेन तो किसकी रिटर्न वैल्यू को? किस चीज की रिटर्न वैल्यू? फंक्शन की। फंक्शन की रिटर्न वैल्यू। तो क्या मतलब है इसका जब वर्ड पड़ा हो पहले से? तो वॉइड एम्प्टी को कहते सर। नहीं, नो तो रिटर्न वैल्यू, लेकिन करेगा क्या? फंक्शन क्या करेगा? नो रिटर्न वैल्यू। हाँ, हमें रिटर्न कोई वैल्यू नहीं देता, कोई कैलकुलेटेड वैल्यू आंसर नहीं देता, तो हमें इसलिए वर्ड लिखना पड़ता है। मेन तो उसका नाम है, तो नाम से तो आप उसको कॉल करेंगे तो तब काम करेगा, अदरवाइज तो अगर नाम ना हो तो फिर काम क्या हुआ। और ये खाली ब्रैकेट का क्या मतलब है? इनपुट पैरामीटर। हाँ, नो रिटर्न, नो रिटर्न नहीं रिटर्न नहीं, रिटर्न तो वर्ड वाला है। इनपुट पैरामीटर्स, इनपुट पैरामीटर्स इसका मतलब ये है कि हम इस फंक्शन को कोई इनपुट वैल्यू नहीं दे रहे हैं,
ठीक है, कोई इनपुट इंटीजर, फ्लोटिंग, डेसिमल नंबर या कोई दूसरा नंबर डिजिट वगैरह या कोई कैरेक्टर वगैरह नहीं दे रहे हैं इनपुट में, ठीक है। सर जब अब हम लोग इनपुट वैल्यू देंगे तो फिर तो रिटर्न वैल्यू मिलेगी ना? हाँ मिलेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको कॉल करते हैं कि नहीं कॉल करते हैं। लेकिन आप यानी ये जब मैं आपको फंक्शन कराऊंगा ना तो इसमें मुख्तलिफ सिनेरियोज आएंगे, ठीक है, कि आप इनपुट देते हैं रिटर्न नहीं लेते, अगर आप इनपुट नहीं देते हो रिटर्न कैसे लेंगे, तो ये सारा कुछ मैं आपको उसके 6-7 डिफरेंट केसेस बताऊंगा कि आप किस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं मुख्तलिफ पैटर्न्स में। ओके सर। ठीक है, तो कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा फिर है CL, अच्छा फिर ये क्या है, ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, जहाँ से ये करली ब्रैकेट शुरू होता है, ये मेन बॉडी है सर। बॉडी बॉडी मेन स्टेटमेंट। बॉडी यहाँ से स्टार्ट होता है, Body ठीक है, statement। ये उसका सिग्नल है कि यहाँ से मेन बॉडी स्टार्ट है। तो सबसे पहले क्या है ये CLR SCR, ये क्या क्लियर चीज़? स्क्रीन। हाँ लेकिन ये क्या चीज है? Clear। क्लियर स्क्रीन तो है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या चीज है? सर फ्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन है सर। बिल्ट इन हाँ फंक्शन है सर। हाँ ये प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन है, हम इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसका पर्पस ये होता है कि ये जो आउटपुट स्क्रीन होता है, अगर इस प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में पहले से कोई प्रीवियस प्रोग्राम रन हुआ है तो उसका आउटपुट स्क्रीन से वाइप करता है। जिस तरह हम डस्टर मार्कर वगैरह डस्टर फेर देते हैं, अगर एक क्लास से दूसरा क्लास स्टार्ट हो और पुराने प्रोफेसर ने बोर्ड पे कुछ लिखाई की होती है तो हम क्या करते हैं, आके उसको पहले साफ कर लेते हैं कि हम उस पर अपने लिखाई शुरू करें। तो ये पहले से वो पुराना वाला स्क्रीन को वाइप कर देता है ताकि हमारे पास आउटपुट स्क्रीन क्लीन रहे, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। यस सर। अगर हम इसको लिखेंगे और ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स नहीं लगाएंगे तो फिर ये हमें एरर देगा, कंपाइलर इसको पकड़ नहीं सकेगा, वो उसको एरर देगा। फिर क्या है सी आउट, फिर ये इसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। अच्छा याद रखिए, ये जो इस तरह है ना, ये दो लेस देन वाले सिंबल बने हुए, इनको कहा जाता है इंसर्शन ऑपरेटर। समझ आ रही है? ये सी आउट के साथ लिखा जाता है। यस सर। अच्छा, और इसका अपोजिट है दूसरा वाला, इस तरह दो, वो सी इन के साथ लिखा जाता है। सी इन इंस्ट्रक्शन एक आता है, आगे 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 आएगा प्रोग्राम में, ठीक है। इसको कहा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, और ये क्या चीज है, ये जो दो करली ब्रैकेट्स के अंदर पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियर इज द मदर ऑफ ऑल टेक्नोलॉजीज, इन्वर्टेड कॉमास है, शुरू भी इन्वर्टेड कॉमास है और एंड में भी इन्वर्टेड कॉमास है, और फिर आखिर में सेमीकोलन है। याद रखिए, हर इंस्ट्रक्शन के एंड पे चेक करें, सेमीकोलन मस्ट है। अगर आपने गौर किया है, रिलेटर में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेमीकोलन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेमीकोलन है। दिस इज अ बॉडी स्टेटमेंट में सेमीकोलन मस्ट, ठीक है। अगर किसी एक लाइन में सेमीकोलन ना होगा तो कंपाइलर एरर देगा, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना है आपने। क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। ओके, सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्राउड टू बी पाकिस्तानी दूसरी स्टेटमेंट है, अगर आपने दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, अगर ये दोनों जो है ना, ये एक लाइन में आपको प्रिंट नजर आएंगे, ये दोनों लाइंस, यानी एक आउटपुट स्क्रीन में आपको ये एक लाइन में नजर आएंगे। तो अगर मैं चाहूँ कि इसको अलग लाइन में करूँ और इसको अलग लाइन में, तो या करें, या तो ये करें कि इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर /n लगा दें, /n इधर, यानी इन्वर्टेड कॉमास से पहले /n लगा दें, तो ये इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। मैं आपको कोर्स हैंडल भी तो यूज होता है लाइन। जी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, एक करके एक चीज बता रहा हूँ। आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर /n लगाते हैं ना, /n इस तरह का, कीबोर्ड में एक स्लैश सिंबल होता है और n लगाएं, ये कॉमास के अंदर, अच्छा, इसको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। ये अलग टॉपिक्स है, मैं डिटेल में इनमें नहीं जा सकता अभी, ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स नहीं है। और दूसरा होता है एंड एल, ठीक है, एंड लाइन जिसे कहा जाता है। तो क्या होता है, वो इन्वर्टेड कॉमास के बाद करना होता है, ठीक है। एक इन्वर्टेड कॉमास से पहले है, दूसरा इन्वर्टेड कॉमास के बाद। इन्वर्टेड कॉमास के बाद अगर आप लिखेंगे END एंड L और सेमीकोलन फिर डालेंगे,
तो ये भी यही काम करता है कि ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा। ठीक है, अगर आपने नेक्स्ट लाइन में जाना है तो पेज सारा भर गया, अब मैं मजीद राइटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, स्लाइड फिल हो गया। अच्छा, सो आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स मैंने आपको समझा दिया कि स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी आगे आगे जाके एक एक प्रोग्रामिंग उस पे जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको ABC उसका समझा दिया कि पार्ट्स क्या होते हैं और उससे पर्पस क्या क्या होता है और कैसे कैसे किस किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। अच्छा, सो Yes, sir. लेट्स गो टू दी किधर है मेकाट्रॉनिक्स। ये है ना, ये है। लेट्स कॉपी दिस प्रोग्राम, लेट मी रन दिस प्रोग्राम। ओके, अब लोगों को मैं एग्जीक्यूट करके चलाता हूँ। एक चीज में मैं दोबारा भूल गया। यहाँ पर मैंने क्या करना होगा, जैसे मैंने कहा था कि आप यहाँ पर एंड एल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एंड लिख सकते हैं बाहर, और अगर यहाँ पे ये ना लिखना चाहें ना, ये ना लिखना चाहें तो आप इन कॉमा के अंदर /n लिख दें, /n। ठीक है, नजर आ रहा है आपको /n? कॉपी। अब मैं C++ प्रोग्राम में जाता हूँ। ठीक है, वहां पे पेस्ट करता हूँ कोड को सारा। सर ये स्लेशन हर स्टेटमेंट के साथ लिखना है? हाँ, जो आप नेक्स्ट लाइन में ले जाना चाहते हैं उससे पहले आप /n डालेंगे। इसके बाद अगर थर्ड लाइन आप लिखना चाहते हैं ना सी आउट में, तो फिर इस लाइन के अंदर /n लगाओगे। समझ आ रही है? हेलो? यस सर। जी सर। Yes, sir. अगर आपने थर्ड लाइन पे जाना है, सी आउट, ठीक है, UET पेशावर लिखना है, जस्ट सिंपल। ठीक है, सेमीकोलन। तो इससे पहले फिर मुझे /n दोबारा लगाएंगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सर, ऊपर वाले भी लगाएंगे सर। हाँ जी, क्या? और दोनों का मतलब ऊपर भी होगा नीचे भी होगा सर जी, दोनों भी होगा। तो इसलिए देखें, /n का ये मतलब होता है कि आपने ये लाइन प्रिंट कर दिया, कंट्रोल क्या जाएगा, कंट्रोल यहाँ लेफ्ट साइड से शुरू करेगा, सी आउट को रीड करेगा, इधर आएगा, फिर ये लिटरल कांस्टेंट प्रिंट कर देगा पूरा का पूरा। फिर उसमें उसको ये इनकाउंटर होगा। जब ये इनकाउंटर होगा, इसका मतलब है कि अब ये कर्सर को नीचे ले आएगा आउटपुट स्क्रीन पे, फिर वो इस इंस्ट्रक्शन को रीड करना शुरू कर देगा। जब उसको स्ट्रिंग लिटरल ये नजर आएगा तो ये प्रिंट कर देगा दूसरी लाइन में। जब उसको ये इनकाउंटर होगा, वो तो कर्सर को आउटपुट स्क्रीन पे थर्ड लाइन पे ले आएगा। ठीक है, और जब ये उसको ये रीड करेगा तो ये थर्ड लाइन पे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जी सर। लेट्स रन दिस थिंग। अच्छा, आप आ जाएं इस पे, ये कंपाइल में। ठीक है, डिबग, रन, कंट्रोल F9। ठीक है, चलाएं। आउटपुट स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? आउटपुट स्क्रीन ये ब्लैक विंडो है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तीनों लाइंस नजर आ रही है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, जैसे मैंने कहा था ना कि ये get.ch जो है ये स्क्रीन को पॉज करता है। अगर मैं ये करूं कि ये get.ch डिलीट करूं, अभी भी आपका प्रोग्राम ठीक है, Blank क्योंकि image. प्रोग्राम गलत नहीं है। वो जो कंप्यूटर प्रोग्राम को रन नहीं करेगा, सर। वो आउटपुट स्क्रीन जो होगी वो आपको स्टैग्नेंट नजर नहीं आएगी इस तरह आउटपुट स्क्रीन, बल्कि वो एक फ्लिकर की तरह, एक जिस तरह पलक झपकने में ही आके गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा जाता सर हूँ। रिटर्न 0 यही काम करता है। जी क्या? सर रिटर्न 0 भी यही काम करता है, हम लोग जो रिटर्न 0 लिखते हैं। रिटर्न 0 तो फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करता है। एक मिनट यार, उस पर अभी ना जाए ना, वो फंक्शन की वैल्यू है। ये get.ch होता है गेट कैरेक्टर के लिए, एक्चुअली शॉर्ट है। ठीक है, तो हम आउटपुट पे स्क्रीन पे। अच्छा, तो एक ये देखें, रन, कंट्रोल +F9। अब देखें वो आउटपुट स्क्रीन एक फ्लिकर होके गायब हो गई, ब्लैक स्क्रीन। आपको पास नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से वो डिलीट किया था। तो अगर हम इसको अनडू कर लें, get.ch वापस लाऊं,
अब पास होगा, अब रन करूंगा, देखिए हम नजर आ रहा है खड़ा होके ये, ठीक है। तो गेट्स ये यस शॉर्ट, सर। ये शॉर्ट एब्रीविएशन है गेट कैरेक्टर का। अच्छा अच्छा जी, तो सीक्वेंशियल की समझ आ गई, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग की वो सिंपल है, वो तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी ना। यस सर। सीक्वेंशियल की तो इतना मुश्किल नहीं है ना, सर वो तो जो लाइन पहले होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो दूसरा होगा दूसरा होगा, फिर जो तीसरा होगा वो तीसरा होगा, इस तरह एग्जीक्यूट होगा। बात एक्चुअली अब हम करेंगे कंडीशनल स्ट्रक्चर की, ठीक है। प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्ट्रक्चर, फिर कंडीशनल से हम आगे जाएंगे इटरेटिव में, और इटरेटिव से फिर फंक्शन में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, रिलेशन ऑपरेटर्स को कहा जाता है। अब रिलेशन ऑपरेटर्स का क्या काम होता है? दे आर एक्चुअली यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो, और फॉर एग्जांपल a इज ग्रेटर देन 5, तो अब मैं दो चीजों को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। इसको कहते हैं r वैल्यू, और इसको कहा जाता है l वैल्यू। जो लेफ्ट साइड पर ऑपरेटर के होता है जो पैरामीटर, उसको कहा जाता है l वैल्यू, जो राइट साइड पर होता है उसको r वैल्यू। तो ये l वैल्यू r वैल्यू को हम ऑपरेटर के जरिए कंपेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब सिंबल बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हमें पता चलता है कि यार ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ये रिलेशन ऑपरेटर हमें ये बताता है, जो रिजल्ट बताता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा ना, कंडीशन के बेस पे। हेलो, यस सर। आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर, जी सर, आ रहा है। यस सर। सर दे दोबारा रिपीट करें सर। मैं ये कह रहा हूं कि जो कंडीशनल ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है, ये दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करके हमें रिजल्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ आइदर ट्रू और फॉल्स। समझ आ रही ओके है? सर। ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये सिंबल है ना, ग्रेटर देन, ठीक है। तो ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करता है? इट रिटर्न्स द वैल्यू ट्रू इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑन द यानी एल वैल्यू आर वैल्यू से अगर बड़ी हो तो वो सही है ना, कंडीशन ट्रू वैल्यू, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। ऐसा होगा ना। मैं कहूंगा कि 8 इज ग्रेटर देन 5, तो ये एल वैल्यू है और ये आर वैल्यू है। मुझे बताएं ये कंडीशन मुझे क्या बताए, आंसर क्या देगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। हाँ, अच्छा। और अगर मैं लिखूं 2 इज ग्रेटर देन 7, फॉल्स। 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 तो इसकी समझ आ गई रिलेशन ऑपरेटर की कि क्या करता है, दो दो वैल्यूज के बीच में क्या रिलेशनशिप प्रोड्यूस करता है। यस सर। यस अच्छा, तो अब ये ग्रेटर देन हो गया, बाकी मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। ये ग्रेटर देन हो गया, ये लेस देन का सिंबल है, और आपको पता है कि इसका क्या होगा, ट्रू कब होगा और फॉल्स कब होगा। एल और आर के जी सर। बीच में, एल और आर के बीच में रिलेशनशिप है, यस लेफ्ट सर। वैल्यू आर वैल्यू। अगर ये इससे छोटी होगी राइट साइड से तो ये ट्रू होगी, अगर ये इससे बड़ी होगी तो ये फॉल्स होगी। ये क्या चीज है? ये अच्छा, ये डबल इक्वल टू क्या है? ये इक्वल टू ऑपरेटर्स को कहा जाता है। अगर एल वैल्यू आर के बराबर होगी, ठीक है, तो ये ट्रू वैल्यू देगी, अदरवाइज फॉल्स देगी। यस सर। ठीक है, जी सर। ऐसा है ना। अच्छा, अक्सर के स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो इसको इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं। जब मैं वाइवा में उनसे पूछता हूँ यार ये इसका क्या नाम है, इसको हम क्या कहेंगे, तो अक्सर वो कहते हैं ये इक्वल टू है। ये इक्वल टू नहीं है सी प्लस प्लस में, ठीक है। इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? वैल्यू को असाइन करता है टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल या कांस्टेंट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 3, तो हम 3 वैल्यू असाइन कर रहे हैं x को विद द हेल्प ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप नाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल इक्वल एंड सिंगल इक्वल, दोनों में क्या फर्क है। यस ये सर। ये कंडीशनल ऑपरेटर है, इसको कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर, और वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस ये है, एक वैल्यू कंपेयर करता है, एक वैल्यू असाइन करता है। अच्छा, फिर इसका क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू
ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी राइट साइड वैल्यू से, तो हमें ये ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज फॉल्स। ऐसा है ना? Yes, sir. इसी तरह अगर लेफ्ट की वैल्यू राइट साइड से लेस देन होगी या इक्वल होगी, यानी मैं कहूं कि यार 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये मुझे क्या आंसर देगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू सर। ट्रू True देगा, देगा। इट इज ट्रू इक्वल। सर। और अगर मैं कहूं कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 6, ट्रू या फॉल्स? ट्रू सर जी, ट्रू। 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 और 7 इज लेस देन और इक्वल टू 1, False. फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, बस False. आपको समझ आ गई। शुक्र है आपको मैथ्स की समझ आती है 1 2 3 की। अच्छा, नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू का क्या मतलब होगा? ये हमें कब रिटर्न वैल्यू देगा? मैं कहूंगा यार 7 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये ट्रू वैल्यू देगा मुझे, ठीक है। यस सर। और अगर मैं कहूं कि यार 3 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये क्या करेगा? तो फॉल्स देगा सर। False. फॉल्स देगा। चलो, आपको शुक्र है इसका पता समझ आ रही है। अच्छा, अब पहले स्टेटमेंट पे जाते हैं, ठीक है। इफ स्टेटमेंट पे, कंडीशनल स्ट्रक्चर का पहला स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। अब आप मेरे साथ जरा अलर्ट रहे, ठीक है। हम जल्दी जल्दी इसमें से जाएंगे और ये आसान है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाएगी। कि इफ स्टेटमेंट जो होता है, अगर इसके बाद हम कंडीशन लगा दें, यानी इफ, फिर हम कंडीशन लगाते हैं ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अगर ये ट्रू होती है तो नीचे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, बॉडी स्टेटमेंट, ठीक है। अगर ये फॉल्स होती है, याद रखें, अगर ये फॉल्स होती है ये इफ स्टेटमेंट, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होते बॉडी स्टेटमेंट, याद रखें। समझ आ रही है इफ स्टेटमेंट की? यस सर। इफ कंडीशन, इफ के बाद जो कंडीशन हम लगाते हैं, अब कंडीशन मैंने आपको बता दिया पिछले स्लाइड पर, आपने इस तरह कंडीशन चेक करने होंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे बॉडी, उसके बाद जो नीचे इमीडिएट स्टेटमेंट होते हैं, या एक होगा या उससे ज्यादा होगा, ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट होंगे, ठीक है। सो इफ द कंडीशन इज ट्रू, द स्टेटमेंट आर, याद रखें, सेट ऑफ स्टेटमेंट हो सकता है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकता है या सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, ठीक है, एक भी हो सकता है और एक ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। इफ दिस इज ट्रू देन द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, ये चलेंगे, ये रन होंगे। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, द स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये इसकी एक क्या कह सकते हैं, लिमिटेशन कह सकते हैं आप इसको, शॉर्टकमिंग इफ स्टेटमेंट की। क्या लिमिटेशन है इसकी? ये एक ऐसा सिलेक्शन स्टेटमेंट है कि इसमें आपके पास सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, ये इसकी एक लिमिटेशन है कि इसमें आपके पास सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, यानी एक स्टेटमेंट होता है, बस वही रन होता है, अगर वो ना रन हो तो कुछ रन नहीं होता, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकमिंग है, यानी अल्टरनेट चॉइस आपको नहीं दे रहा होता। सो इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर, इट इज वेरी बेसिक। The statement or the set of statements is executed if the condition is true, but if the condition is false, nothing happens. ठीक है, कुछ नहीं होता। यस सर। समझ आ गई? सर ये पहले पॉइंट का क्या मतलब है? किसका? कौन से पॉइंट का? सर ये लिमिटेशन अच्छा, के जो पहला पॉइंट। अच्छा, ये सबसे सिंपलेस्ट सिलेक्शन मेथड है। हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं? इफ है, इफ एल्स है, इफ एल्स इफ है, अभी जाके हम ये करेंगे, इफ एल्स Yes, इफ sir. है, फिर नेस्टेड इफ एल्स इफ है, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट यही है, ठीक है। इसमें आपके पास ये कंडीशन होती है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता अगर फॉल्स होता है, ठीक है। सो बट इट इज वेरी लिमिटेड इन यूज। लिमिटेड इन यूज की ये है कि हमारे कॉमन यूज में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसको ज्यादा यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? इसकी लिमिटेशन यही है ना कि ये एक चॉइस आपको देता है, मल्टीपल चॉइसेस नहीं है। अब इफ एल्स में मल्टीपल चॉइसेस आपके पास होते हैं, तो प्रोग्राम तो हम जब रन करते हैं यार, कोई चीज को कंट्रोल करते हैं तो हम कहते हैं यार, जैसे हम एसी को, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, हम कहते हैं यार टेम्परेचर अगर थर्मोस्टेट का ये हो तो उसका ऑपरेटर ऑन हो जाए, या कंप्रेसर या ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए, ठीक है, रेफ्रिजरेंट का। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम कहें कि यार ये टेम्परेचर लो हो जाए तो बस कंप्रेसर या ऑफ हो जाए तो दोबारा स्टार्ट नहीं हो।
इसलिए मसला ये होता है कि आपके पास चॉइस नहीं होती, तो ये लिमिटेड यूज होता है। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। यस सर। मैंने आपको रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की एग्जांपल दी कि हम ये थर्मोस्टेट का टेम्परेचर सेट कर लेते हैं कि यार अगर ये लेट से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए थर्मोस्टेट, तो जो है ना कंप्रेसर ऑफ कर लो। तो ये एक कंडीशन हो गया ना, ये उसको चेक करेगा, ट्रू हो गया, ये ऑफ हो गया। अब मसला ये है कि टेम्परेचर तो ये दोबारा राइज होगा गर्मी की वजह से, लेट से ये 21 चला गया या 22 पे चला गया रूम टेम्परेचर, तो अब कंप्रेसर क्या करेगा? वो तो सोता ही रहेगा, वो दोबारा तो ऑन नहीं होगा। इसलिए हम ये यूज नहीं करते कम, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके पास दूसरी चॉइस होती नहीं है। इसलिए हम चॉइस वो वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हों। ठीक है, कंडीशनल स्ट्रक्चर में याद रखें। तो ये लिमिटेड यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं होता ये प्रोग्राम सर। स्ट्रक्चर। अच्छा, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स two numbers from the user and finds if second number is the square of the first number। यानी मैं आपको दूं कि आप यार x की कोई वैल्यू दे दो और y की वैल्यू दे दो, ठीक है, और मैं फिर कहूं कि यार ये y जो है ना ये x स्क्वायर है कि नहीं है, ये मुझे चेक करना है। ये सवाल ये है, ठीक है। टू नंबर्स इफ द सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक है, ऐसा है सवाल, ये है ना। जी सर। यस सर। अच्छा, आप मेरे साथ जल्दी जल्दी मुझे समझाएं कि आपको समझ आ रही कि नहीं है, क्योंकि ये आसान है। हैश इंक्लूड iostream.h समझ आ रही है इसकी? यस सर। हैश इंक्लूड conio.h समझ आ रही है? यस सर। वर्ड मेन समझ आ रही है? पुराना फंक्शन मेन फंक्शन है। यस सर। यस सर। यहाँ से आपके वर्ड स्टेटमेंट शुरू होते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, फिर है int a b, तो ये क्या है? नंबर है सर, वेरिएबल है। हाँ, Variable। इंटीजर टाइप वेरिएबल्स हैं। गुड 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 गुड, वेरिएबल्स, ठीक है। फिर ये क्या है? क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन, ठीक है, क्लियर स्क्रीन। तो जस्ट फंक्शन कॉल है, ठीक है, तो मैं जस्ट इसको लिख देता हूँ, फंक्शन कॉल है। प्रीडिफाइंड है। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है? सी आउट एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर। तो सी आउट के बाद आपको स्क्रीन पर एक इस तरह नजर आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, आउटपुट स्क्रीन पे एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे। तो उसके सामने एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपने सी इन, ये देखिए ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है, सी आउट और सी इन जिसमें कहता है, और ये वो दूसरा इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर है। तो ये क्या है? ये ए, ये वेरिएबल है ये सर। कीबोर्ड से आप इनपुट देंगे, ठीक है, ये कीबोर्ड इनपुट है। console conio.h याद है? यस सर। यस सर, ऊपर है। कीबोर्ड से। ये सी इन जब आप दे रहे हैं तो कोनियो की वजह से दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप सी इन देंगे और कोनियो नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम एरर देगा। अच्छा, कीबोर्ड इनपुट यहाँ पे देंगे तो अपनी मर्जी का कोई नंबर देंगे, ठीक है। फिर है सी आउट, एंटर द सेकेंड नंबर, सी इन बी। अब यहाँ से दोबारा आप कीबोर्ड से दूसरा नंबर देंगे, ठीक है। अब इफ है, कंडीशन यहाँ पर चेक कर रहा है, ठीक है, ये कंडीशन चेक है, ये कंडीशन स्टेटमेंट है, कंडीशंस चेक। लिमिटेशन। इफ a मल्टीप्लाइड बाय a, इसका क्या मतलब होता है? a मल्टीप्लाइड बाय a, ए स्क्वायर सर, ए स्क्वायर। a स्क्वायर। और ये क्या चीज है? ये डबल इक्वल टू, सर इक्वल है सर। हाँ, इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू b। तो कंडीशन ने क्या लगाई है कि यार a स्क्वायर अगर बराबर है, इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू b, ये चेक करो। ये कंडीशन ने लगाई है, यही लगाई है ना? जी सर। ठीक है। यस सर। अगर ये ट्रू होगी, अगर ये ट्रू होगी, क्या करेगा? अगर कंडीशन ट्रू होगी, इफ ट्रू, आउटपुट पे लिखा है एग्जीक्यूट करेगा। तो फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इफ फॉल्स, अगर ये फॉल्स होगी फिर क्या एरर होगा? देगा, एरर देगा सर। एग्जीक्यूट होगा ये। फिर ये लाइन नजर नहीं आएगी, ये वाली ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। यही तो मैंने बताया ना, अगर फॉल्स केस होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ट्रू होगा तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन। यस सर। ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। तो लेट सपोज अगर हम पहला नंबर दे दें, क्या? चल इसको रन कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी रन कर लेते हैं।
एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। पहला नंबर क्या है हमारे पास 9 जी? 9 3 3 कुछ भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज नॉट द स्क्वायर ऑफ द सेकंड नंबर, ये सही है ना? यस सर। तो देखें आपको कुछ स्क्रीन पे नजर नहीं आया ना, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुआ है। ये कंडीशन फॉल्स है ना, 9 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ द 3। सर आप ऊपर जी, सर। 3 और नीचे अच्छा, अब मैं ऊपर 3 और नीचे 9, तो अब क्या नजर आएगा? अब प्रोग्राम रन हुआ सर। प्रोग्राम नहीं रन तो पहले भी हुआ था, लेकिन वो आउटपुट पे नीचे कुछ लाइन नहीं है, number is the square of नीचे हाँ। लाइन रन हुआ सर। हाँ, वो स्टेटमेंट रन नहीं होती। सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, व्हिच इज ट्रू बिकॉज़ सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक है। यस सर। तो इस स्टेटमेंट की लॉजिक समझ आई? ये लॉजिक एक्चुअली जी, आपको सर। लॉजिक समझना है, फिर बाद में आप अपने हिसाब से उसको प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। आई होप यू नो कैन मेक द इफ कंडीशन स्टेटमेंट और उसकी यूटिलिटी क्या है। तो एक और प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। इस पे इफ पे write a program that inputs 3 numbers and displays the maximum number। याद रखिए कि हमने 3 नंबर देने हैं, 3 यानी x y z या a b c, ठीक है, कुछ भी रख दें नाम, ठीक है। 3 नंबर्स, उनमें से मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम उन तीनों में से जो आप कीबोर्ड से देंगे, तो प्रोग्राम ने वो निकालना है उसमें से, ठीक है। यस सर। yes sir अच्छा, कि x मैक्सिमम है या y है या z है या a है या b है या c है, तीनों में से कौन सा है? तो हैश इंक्लूड स्ट्रीम जल्दी जल्दी मुझे बताएं, ठीक है। समझ आ रही है? यस सर। yes sir डॉट की समझ आ रही है? वर्ड मेन की समझ आ यस रही है? सर। यहाँ से Yes, स्टेटमेंट sir. बॉडी शुरू होती है, ठीक है। यस सर। अब है इंट a b c और एक चौथा वेरिएबल है मैक्स। अच्छा, ये वेरिएबल का नाम जैसे मैंने आपको कहा था ना, वेरिएबल नेम, ये आप कुछ भी रख सकते हैं एक्सेप्ट function name 63 कीवर्ड्स। यस सर। keywords here यानी आप अपना नाम अली, असद, खान, ABC जो भी रखो, ABC रखो वेरिएबल का नाम, ठीक है। XYZ एक वेरिएबल हो सकता है या ऑरेंज हो सकता है, यानी आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कीवर्ड्स नहीं रख सकते। यानी इफ, स्विच, जिसे मैंने आपको कहा था कि फॉर, वाइल, CLR, ठीक है, डू वाइल, ठीक है, इस तरह और बाकी सारे। अच्छा, तो ये 4 वेरिएबल्स हो गए। अब 4 वेरिएबल्स क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ बाद में जाके। सी आउट, एंटर द फर्स्ट नंबर, यहां समझ आ रही है इस चीज की? सी इन ए, तो आप कीबोर्ड से पहला नंबर दे देंगे इनपुट, ठीक है। फिर है दूसरा सी आउट, एंटर द सेकंड नंबर, तो आप कीबोर्ड से दूसरा नंबर दे देंगे यहां पर, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन पे जब आपको नजर आ रहा होगा, तो आप कीबोर्ड से दूसरा इनपुट दे रहे हैं, तो यहाँ पे कंसोल इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। फिर है सी आउट, एंटर द थर्ड नंबर, और उसके बाद आएगा सी इन थर्ड नंबर, कीबोर्ड इनपुट। अच्छा, हमने एक ख्याल, आप अगर आपने गौर किया है, हमने एक चौथा वेरिएबल इसमें इंक्लूड किया है, मैक्स। क्यों? क्योंकि हमें इसमें से मैक्सिमम नंबर निकालना है ना, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया जिसको बाद में हम यूज करेंगे, मैक्स। अब लेट्स सपोज, हम सपोज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आपको नजर आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये इक्वल टू क्या करता है। ये इक्वल टू क्या करता है, मैंने आपको 2 स्लाइड पहले बताया। असाइन करते हैं। a की वैल्यू असाइन किस चीज को? अब यहाँ पे क्या असाइन कर रहा है? असाइन a की वैल्यू मैक्सिमम असाइन करता है ए के लिए। मैक्सिमम एक वैल्यू ही- असाइन करते हैं कि एक की वैल्यू नहीं। मैक्सिमम है। हाँ, नहीं, आपने यहाँ पर कीबोर्ड में जो ए को वैल्यू दी थी ना, कीबोर्ड में यस टाइप सर। की था फर्स्ट नंबर, तो उसने उसको अज्यूम किया है, दिस इज सपोजिंग, सपोज द मैक्स नंबर इज ए, ए की वैल्यू उसमें जा रही है, ठीक है। यस सर।
ये ए की वैल्यू को असाइन कर रहा है मैक्स वेरिएबल में, ठीक है, ये सपोजिशन है। अब होगा क्या, अगर ए मैक्स हो गया है तो फिर मुझे बी और सी को मैक्स के साथ कंपेयर करना है कि बी और सी मैक्स से बड़े हैं या छोटे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, इफ अगर मैं ये असाइन कर रहा हूं कि यार मैक्सिमम इज इक्वल टू ए, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि यार इफ बी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा ये है या नहीं है, ठीक है। तो अगर वो है, ट्रू है, तो फिर मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा यार अब मैक्सिमम जो है मेरे पास बी हो गया, बी है। अगर बी हो गया तो फिर मुझे सी चेक करना पड़ेगा कि यार इफ सी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, ये चेक करना। अगर ये ट्रू है तो मुझे दोबारा फिर मैक्सिमम की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी सी में, यस सर। ठीक है, एंड सो ऑन। तो आखिर में मेरे पास तीनों में से कोई एक मैक्सिमम नजर आ जाएगा कि तीनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये ट्रू हो गया, लेट्स सपोज ये ट्रू है, इफ ट्रू, तो क्या होगा, कंट्रोल यहां पर आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, तो अब वो बी की वैल्यू मैक्स में असाइन कर देगा, तो ए की वैल्यू उड़ जाएगी उसमें से, मैक्स में से बी की वैल्यू आ जाएगी। जो आपने सेकंड वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू थी ना, ये सेकंड वैल्यू थी कीबोर्ड से, और थर्ड ये है, तो आपने जो सेकंड वैल्यू असाइन की थी वो इधर आ जाएगी, सेकंड वैल्यू, फिर फर्स्ट वैल्यू उड़ जाएगी। फिर अब आपने चेक करना है कि यार वेदर सी इज ग्रेटर देन मैक्स, जो अभी करंट मैक्स है, लेटेस्ट से ऊपर वाला, अगर ये ट्रू है, इफ ट्रू, ठीक है, देन ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करो, मैक्स इज इक्वल टू सी, मैक्स इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू अब मैक्स में आ जाएगी, ठीक है, तो पिछले दो वाले गायब हो जाएंगे, सी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। देयरफॉर सी आउट, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये है, देयरफॉर सी आउट द मैक्सिमम नंबर इज मैक्स। अब इन मैक्स में जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगी, ए या बी या सी, तीनों में से जो भी होगा वो आपको सामने स्क्रीन पे नजर आएगा। गेट सी एच वो फंक्शन है जो को गेट कैरेक्टर के लिए। सर जी ये लास्ट, हाँ जी क्या बताएं सर जी ये लास्ट में मैक्स लिखना जरूरी है? बस लास्ट में हमने ये लिख लिया ना, द मैक्सिमम नंबर इज, बस ये काफी नहीं था? नहीं, तो वेरिएबल को नहीं लाओगे, ये वेरिएबल की वैल्यू, ये एक्चुअली वेरिएबल है, max इज अ वेरिएबल, ओके सर, और ये वो लिटरल कांस्टेंट है, String literal constant. हाँ स्ट्रिंग वाली, तो उसके सामने, स्टेटमेंट के सामने वो नंबर पर्टिकुलर आ जाएगा, ठीक है, जो भी ओके होगी सर। वो ए बी सी में किसी एक की वैल्यू होगी। समझ आ रही है आपको? जी सर। क्या हो गया, ये क्यों नहीं आ रहा? तो ये है इनपुट हो गया, ये भी है इनपुट वाइड है, ठीक है, एंड ए बी सी मिक्स, सी आउट, सीन 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 मिक्स, ये कंडीशन ये है तो फिर ये हो गया, फिर ये है तो फिर ये हो गया, और फिर आखिर में क्या हो जाता है, सीन मैक्स, ठीक है। यस सर, रन करें सर। क्या अपनी मर्जी के कोई से तीन नंबर बताओ, शाबाश। 9 सर। 9 4। अच्छा, तो आप लोग सिंगल डिजिट से बाहर जाते नहीं हो, सारे नंबर सिंगल डिजिट नंबर होते हैं। 15। 15। 1000 में बताओ, 100 में बताओ, लाख में बताओ, ठीक है आप। अच्छा सर, तो दोबारा लिखिए सर। ठीक, 2000 सर जी। एक नंबर ये हो गया, 303 नंबर हो गए। बड़ा कौन सा है तीनों में? 200 वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, 6532 बड़ा। सर इलेक्शन वाली लिख सकते हैं? जी चले,
बताएं क्या? फ्रैक्शन नंबर लिख सकते हैं सर इसमें? नहीं नहीं नहीं, फ्रैक्शन नंबर इंटीजर है मतलब वो, फ्लोट। 14.6 हाँ तरह। हाँ, अगर यहाँ पर इंट की जगह, अच्छा मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पर फ्लोट में लिख दूं, फ्लोट FLOAT फ्लोट, वो डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। फिर आप फ्रैक्शन में आप जा सकते हो, अब आप फ्रैक्शन में वैल्यू टाइप कर सकते हो। इंटीजर में रिमूव करूँ ना ओके यहाँ सर। पर INT, तो इंटीजर राउंड नंबर्स होते हैं और फ्लोट जो है ये डेसिमल फ्रैक्शन नंबर, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, Okay, आप sir. कर सकते हैं। INT याद रखें, -32,800। चेक कर लें जरा रेंज, ये मैं सही बता रहा हूँ यहाँ, और ये से लेकर +32,768 इस तरह कुछ है कि 567 और 568 ये इंटीजर की रेंज है। अच्छा, इंट डेटा टाइप की, ठीक है, यानी -32K से 32K के बीच जो भी नंबर आप दे दें, इंटीजर में वो नंबर सही होगा, आपको नजर आएगा। फ्लोट में आप क्या कर सकते हैं, फ्लोट में आप रियल नंबर्स देते हैं, रियल नंबर्स, इसकी अपनी एक रेंज है। तो आप जैसे कि आपके दोस्त ने कहा कि 85.14 या 1751, ये डेसिमल रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आप फ्लोट, फिर आपने डेटा टाइप फ्लोट यूज करना है। डबल जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, वो भी फ्लोट होते हैं। लॉन्ग उससे भी बड़ा होता है, फिर लॉन्ग डबल उससे भी बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। ये मेमोरी में की बात होती है, ये दो बाइट मेरे ख्याल में ये स्पेस गिरता है मेमोरी में, ये 4 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करता है, ये भी 4 करता है, ये 8 करता है, और ये 10 बाइट रैम में मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई करता है। इफ की समझ आ गई, इफ स्टेटमेंट की? जी सर। अब जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, कंडीशन स्ट्रक्चर, इफ एल्स पे जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इफ एल्स? इफ एल्स इज अगेन अ काइंड ऑफ कंडीशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपके पास चॉइस आ जाती है, ठीक है, ये उससे एक एडवांस लेवल है। अगर अगर कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, देन रन दिस स्टेटमेंट। इफ इट इज फॉल्स, देन एल्स रन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपके पास यहां पर ऐसे होगा कि अगर ये ट्रू होगा स्टेटमेंट तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ये फॉल्स होगा तो ये दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो आपके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन आ जाता है, ये नहीं है तो ये करो, ठीक है, यानी वो नहीं कि एक ही स्टेटमेंट है। तो अगेन आपके पास या कंपाउंड हो जाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट होगा या सिंगल स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एज ए होल स्टेटमेंट रन करो, अगर नहीं है एल्स ये वाले सारे स्टेटमेंट रन करो। समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन 1 ये होता है, फिर ऑप्शन 2 दूसरा है, ठीक है, यानी ऑप्शन 1 पे जाओ या ऑप्शन 2 पे जाओगे, डिपेंड करेगा कि ये ट्रू है, अगर ट्रू नहीं है तो, अगर फॉल्स है तो फिर ये होगा, ठीक है, कंडीशन अगर फॉल्स है यानी वहां पे। तो तरीका समझ आ रही किस तरह लिखना है? जो ब्लू ब्लू नजर आ रहा है ना, इस तरह आपने लिखना है सामने, जो जिस तरह टेक्निक लिखी हुई है। जी सर। अच्छा, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड्स वेदर इट इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। इवन और ऑड का पता करना है, ठीक है, वो 2 4 6 वाली बात है, और 1 3 5 7 इस तरह कि दोनों में से कौन सा है। ये जो भी नंबर आप इंटर करोगे, x या y जो भी, तो बताएगा यार ये इस कैटेगरी में था, इस कैटेगरी में आता है, इवन में या ऑड में, ठीक है। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, वर्ड में यहाँ से बॉडी स्टेटमेंट है, हैश वेरिएबल है, ठीक है, या इंट एन वेरिएबल डिफाइन, फिर है क्लियर स्क्रीन, ठीक है, ये वो क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन पुराना। सी आउट एंटर द नंबर, सी इन नंबर करो, तो यहाँ से आप कीबोर्ड से, Input. हाँ कीबोर्ड से आप इनपुट देंगे, कोई भी नंबर x n की वैल्यू कोई देंगे, कुछ जो भी नंबर होगा आप देंगे।
अच्छा, यहाँ से आपका वो एक्चुअल स्टेटमेंट कंडीशन स्टार्ट होता है। इफ, अच्छा याद रखिए, ये जो परसेंट वाला सिंबल, इसको प्रोग्रामिंग में कहा जाता है मॉडुलस, C++ में मॉडुलस, और ये यूज होता है टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। ठीक है, यानी अगर मैं ये लिखूं ना कि x मॉडुलस y, तो इसका मतलब होगा कि x को y पे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो मेरे पास उसका आंसर जो भी नंबर होगा। ठीक है, समझ आ रही है? ये परसेंटेज, तो सामने परसेंटेज सिंबल है, लेकिन ये परसेंटेज नहीं निकाल रहा। अच्छा याद रखें, ये परसेंटेज नहीं निकाल रहा, ये रिमाइंडर डिवीजन बताता है कि दो नंबर को मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आता है मेरे पास। तो अगर मैं ये जो नंबर है, जो भी नंबर है जो आपने कीबोर्ड से टाइप किया होगा, अगर उसको मैं 2 पे डिवाइड करूं, 2 पे, तो ये क्या चीज है? इक्वल टू रिमाइंडर 0 होगा सर जी। अगर जो रिमाइंडर, अगर n, ये जो रिमाइंडर है, कंडीशन हमने ये लगाई है, इफ रिमाइंडर यानी जो n डिवाइड बाय 2 इक्वल टू रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 0, इफ ये कंडीशन हमने लगाई है, अगर ये 0 के बराबर है, देन सी आउट, अगर ये ट्रू होगा, सी आउट क्या होगा? n वो नंबर होगा आपने एंटर किया था कीबोर्ड से, इज इवन, उसके सामने ये नजर आएगा इज इवन, n इज इवन, जो नंबर होगा ना वेरिएबल, ये वेरिएबल एक्चुअली वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो सामने नजर आएगी, इज इवन। आर, अगर ये फॉल्स होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, कुछ और नंबर आया, फिर नंबर आड होगा, आड होगा, फिर एल्स वाला जो है ना वो होगा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो ये नहीं होगा, फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और आखिर में गेट ch। तो इफ एल्स में आपके पास चॉइस आ गई है। ठीक है, Yes, sir. आप लोग के पल्ले पड़ रहा है कि नहीं कोडिंग? जी सर, आ रहा है सर। जी सर। अच्छा जी, ये हो गया, ये फिर हो गया, ये हो गया एंट्रेंस, ये आउट, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, इसमें एरर आ रहा है, कंपाइलर में क्या एरर आ रहा है? अच्छा, ये देखें, यहाँ पर ब्रैकेट जो है ना, स्मॉल ब्रैकेट होनी चाहिए, ये स्मॉल ब्रैकेट होनी चाहिए। अब सही हो गया, अब कंट्रोल। ठीक है, अब कोई नंबर मुझे बताएं अपनी मर्जी का। 35 क्या है? ऑड है सर। ठीक है ना, एल्स वाला जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। हाँ, अब अभी इफ वाला बताएंगे। टू, अभी टू पुट करे सर। ठीक है, से 0 करके चेक कर ले। 0 को क्या आता है? इवन। ओके सर। ठीक है, 0 इवन है। अच्छा, अब इफ एल्स की समझ आ गई? सिंपल इफ एल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे पहले पढ़ा है। सर ये प्रोग्राम भी सीक्वेंशियल होते हैं? जी नहीं, ये प्रोग्राम भी सीक्वेंशियल होते हैं? क्या मतलब सीक्वेंशियल? सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं ना सर? प्रोग्राम तो सारे सीक्वेंशियल होते हैं, फिर नहीं सारे एक्चुअली ना, ये सीक्वेंशियल नहीं है, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट कुछ स्किप हो रहे होते हैं, सारे के सारे एग्जीक्यूट नहीं होते। सीक्वेंशियल में सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हैं, एक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, सारे एग्जीक्यूट होते हैं। इसमें स्किप होंगे कुछ जो कंडीशन, बेस्ड ऑन कंडीशन, यही तो इसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं कि बेस्ड ऑन कंडीशनल some statement are skipped, they are not statements are skipped। ठीक है, सीक्वेंशियल में तो सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हैं, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, इस तरह
वो ऐसे आता सर है। ये इंटर द फर्स्ट नंबर की बजाय इंटर द सेकंड नंबर क्यों नहीं आया था स्क्रीन पर? कहाँ पर? यहाँ पे सर फर्स्ट अभी नंबर कहाँ स्टार्ट में पे है? अभी फर्स्ट नंबर तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे इंटर ए नंबर। वो पिछले प्रोग्राम है सर, पिछले प्रोग्राम में अच्छा, पिछले प्रोग्राम में क्या था? इंटर द फर्स्ट नंबर की बजाय सर इंटर द सेकंड नंबर पहले क्यों नहीं आते सर? क्योंकि आपने लिखा जो होगा वही नजर आएगा ना। अच्छा, इसकी बात कर रहे हो, ऊपर वाले की बात कर रहे हो? पहले ये लाइन यस एग्जीक्यूट सर। होगी, फिर उसके बाद ये तो सीक्वेंस में जा रहा है ना, यहाँ तक, यहाँ तो तक तो ये ये सीक्वेंस सिक्वेंशियल में नहीं जा हो रहा गया है। सर? हाँ, क्या? सिक्वेंशियल नहीं हो गया है फिर ये? नहीं, सिक्वेंशियल नहीं हो गया सर सीक्वेंशियल वो होता है जो देखें, सीक्वेंशियल वो होता है जो इस, मैं आपको बता देता हूँ। चलें, आपकी बात पे आ जाते हैं। हाइलाइटर, सीक्वेंशियल वो प्रोग्राम होता है जिस, देखो जरा मैं जिस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ, उस ऊपर ये येलो बॉक्स नजर आ रहा है, और यहाँ पर इन दोनों येलो स्पॉट्स के बीच कोई स्टेटमेंट जो है ना मिस ना हो, सारे के सारे लाइन में एग्जीक्यूट हो जाए ऑर्डर में, इसको सीक्वेंशियल कहते हैं। आपके ख्याल में यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट्स इस प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हुए, ये दो बाउंड्रीज के बीच? नो नहीं सर, सर। इधर सेफ का कंडीशन है, लेकिन सर मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। तो कंडीशनल ये इंटर स्ट्रक्चर द में तो फर्स्ट नंबर सीक्वेंशियल कैसे क्या हो गया? ये तो मैं बता रहा हूँ, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कंडीशनल इज समथिंग एंड सीक्वेंशियल इज समथिंग एल्स। सीक्वेंशियल में सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं विद इन द करली ब्रैकेट्स, ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपने लिखे होंगे, ठीक है? एक एक के बाद दूसरा, जिस तरह वो था ना पाकिस्तान कुछ था, वो एक लाइन ये थी, दूसरी लाइन उसके बाद वो दूसरी थी, कि मैकेनिकल टेक्नोलॉजी वाला वो जो स्टेटमेंट था, तो यही दो लाइंस थे ना, पहले वो एक था फिर दूसरा था जी ब्रैकेट सर। में, तो वो और दोनों से भी execute हो गए। पाकिस्तानी सर, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द मदर ऑफ हाँ, जो टेक्नोलॉजी। भी था, सर जो भी स्टेटमेंट उसमें था। सर पहले पाकिस्तानी क्यों नहीं है सर? मतलब ये कि यार, प्रोडक्ट ये जिस ऑर्डर में पाकिस्तानी है। आपने प्रोग्राम लिखा होगा तो उसी ऑर्डर ऑर्डर में यस सर। एग्जीक्यूट होगा ना, टॉप टू बॉटम जा रहा होता है कंट्रोल, कंट्रोल टॉप ओके टू सर, बॉटम ऑर्डर जा ऑफ रहा होता है, वो सीक्वेंस। इस तरह चलांगे नहीं मार रहा कि इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं, वो टॉप टू बॉटम जा रहा होता है। ओके सर, ओके सर। जिस ऑर्डर में आपने तीसरा सेंटेंस लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, चौथा होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, इसलिए इसको सीक्वेंशियल कहते हैं। कंट्रोल टॉप टू बॉटम ही जाता है ना, प्रोग्राम जब भी शुरू होता है हमेशा टॉप टू बॉटम ही। जब भी मैं शुरू करता हूँ आपको एक्सप्लेन, तो मैं पहले लाइन पे मार्क करता हूँ, ये तो नहीं करता कि मैं बीच में एक मार्क करूँ फिर उधर जाऊँ फिर इधर इधर, इस तरह तो मैं नहीं जाता, मैं हमेशा ऊपर से नीचे आ रहा होता हूँ आराम से। ठीक है, समझ आ रही है सीक्वेंशियल की? ओके ओके Yes, sir. ओके सर, यस। फंडामेंटल डिफरेंस पता है फिर सीक्वेंशियल में और कंडीशनल में फर्क क्या है? सीक्वेंशियल में ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, याद रखें, उसमें स्किपिंग नहीं होती। और सर इसमें स्किपिंग होती है सर? यार, ये तो मैंने आपको शुरू में बताया था जब मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा था, शुरू में सर ये मैंने क्या लिखा था पहले सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में? नो स्किपिंग, नो सही है रिपीटिंग। सर, सही है। अच्छा, मैंने ये आपको ब्लॉक डायग्राम से समझ नहीं आती? यहाँ पर ये जो इतना बड़ा ब्लॉक तस्वीर मैंने लगाया हुआ है, स्टेटमेंट 1 के बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, इस तरह जाएगा। आपको इन एरोस से समझ नहीं आती कि यहाँ पे आ जाएगा या उधर जाएगा, बीच में से एक स्किप होता है, दूसरा रन होता है। और लूप में ये होता है कि वो कंटिन्यूसली जा रहा होता है, इस तरह जा रहा होता है, घूम रहा होता है, इसलिए इसको लूप कहते हैं। अच्छा जी, तो वेयर वर वी यार, कहाँ थे? अब बात करते हैं मल्टीपल इफ एल्स इफ। अच्छा, ये देखें, पहले हमने सिर्फ पढ़ा था एक चॉइस थी हमारे पास, अगर एक ही चॉइस हो, चॉइस इज जस्ट वन, तो फिर तो वो है इफ स्टेटमेंट। सिर्फ एफ वाला हाँ, अगर आपके पास चॉइस दो हो, दोनों में से एक करना हो, एफ फिर एल्स वाला else है सिंपल। अगर आपके पास चॉइस जो है, एक मिनट, अगर आपके जी पास चॉइस जो है ना मोर देन 2 हो, If else if. ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइसेस हों,
उसमें से कोई सेलेक्ट करना हो तो फिर वो होता है इफ एल्स इफ, ठीक है। इफ यू हैव टू चूज वन ऑफ द मेनी कंडीशंस, ठीक है, इफ यू हैव टू सेलेक्ट बेस्ड ऑन वन ऑफ द मेनी कंडीशंस, आपके पास कंडीशन एक हो तो इफ है, कंडीशन एक हो उस पे दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हो, दोनों में से एक तो फिर इफ एल्स है, और अगर एक से ज्यादा हो तो फिर कंडीशंस, जैसे कि यहाँ पे देखें एक कंडीशन 1 है, कोई भी कंडीशन है, जनरल कंडीशन की बात करते हैं, अगर वो ट्रू है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल नीचे डायरेक्ट आ जाएगा आउटपुट पे, ठीक है। अगर ये फॉल्स हुई तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा बल्कि कंट्रोल नीचे आएगा नेक्स्ट कंडीशन को चेक करने के लिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है या नहीं। अगर वो ट्रू होता है तो स्टेटमेंट वो वाली एग्जीक्यूट होगी और फिर कंट्रोल नीचे आएगा और बाहर एग्जीक्यूट होगा। अगर वो फॉल्स होती है, ट्रू नहीं होती, तो वो उस तरफ नहीं जाएगा बल्कि वो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा, ठीक है, और उसको चेक करेगा यार ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू होती है तो वो उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह आपके पास n नंबर ऑफ, अगर वो भी ट्रू नहीं है, अगर वो कंडीशन भी ट्रू नहीं, तो आखिर में बाय डिफॉल्ट फॉल्स पे कोई स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. अच्छा ऐसे होगा, देखें, if you have to choose one block of the statement from many blocks, you have to go for this option, ठीक है। For example, if condition is satisfied, if true, then you have some statements here within the curly brackets। अगर ये false हुआ, ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, फिर कंट्रोल जाएगा सीधा एल्स इफ पे जाएगा, फिर वो दूसरा कंडीशन चेक करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू हुआ तो फिर ये दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर वो फॉल्स हुआ तो फिर ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्रोल फिर नीचे आएगा नेक्स्ट पे, और आखिर में वो बाय डिफॉल्ट अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, सारे कंडीशंस फॉल्स हुए, तो फिर वो एल्स पे जाएगा सिंपल लास्ट में, जो कि बाय डिफॉल्ट जो भी ब्लॉक स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। समझ आ रही है? Yes, sir. जी सर। यस सर। अच्छा इधर देखें, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जीपीए सिस्टम है, ठीक है, एक ग्रेडिंग सिस्टम, मार्क्स जो आप लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स द टेस्ट स्कोर, आपने कोई टेस्ट एग्जाम दिया है, ठीक है, एग्जाम स्कोर या टेस्ट स्कोर, डिस्प्लेस द ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर उसके मार्क्स 90% से ज्यादा हैं तो हम उनको ग्रेड ए देंगे उसको। अगर उसके मार्क्स रेंज करते हैं 80 to 89 के रेंज में तो बी ग्रेड है, 70 to 79 तो सी है, 60 to 69 डी है, और बिलो 60 में उसको एफ दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सवाल है ये, ठीक है। अब ये सिंपल इफ या इफ एल्स से नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस बहुत सारे, हमने कंडीशंस चेक करने हैं। कंडीशन 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, ठीक है, 1 2 3 4 कंडीशंस है, ठीक है। आखिर में 5वां बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड में क्लियर स्क्रीन। स्कोर जो है ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है, वेरिएबल डिफाइंड हुआ है यहाँ पे, इंटीजर टाइप का। ये इंट स्कोर, सी आउट एंटर योर टेस्ट स्कोर, सी इन स्कोर, यहां पर आप कीबोर्ड से कोई वैल्यू देंगे, इनपुट अपनी मर्जी का कोई स्कोर देंगे, ठीक है। स्कोर क्या होगा, यानी 0 से लेकर 100 तक आप दे दें बेशक, ठीक है, इनमें से कोई वैल्यू दे दें। अच्छा अब क्या होगा, अब कंडीशन 1 आ गई है, इफ द स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू हुआ, if it is true, then see out your grade is A, ये true। अगर ये false हुआ, let's suppose जो आपने स्कोर दिया था वो, let's suppose आपने 55 दिया, 55 let's suppose आपने स्कोर दिया, ठीक है, तो ये कंडीशन false हुआ, तो ये स्टेटमेंट याद रखें, जब कंडीशन false होता है तो if का स्टेटमेंट रन नहीं होता, ये आपको शुरू में मैंने बताया था ना। यस Yes, सर। sir. फिर आप जाएंगे इस पे डायरेक्ट, इफ एल्स इफ, ठीक है, इफ एल्स इफ पे जाएंगे। एल्स इफ द स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ये कंडीशन चेक करो, ये ट्रू है या फॉल्स है।
अगर ये ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, ठीक है, सी आउट योर ग्रेड इज बी। अगर नहीं है, फॉल्स है, लेट्स सपोज, देन तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर ये नेक्स्ट उस पे जाएगा, एल्स इफ पे जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट एल्स इफ पे जाएगा। अब यहाँ पर ये चेक करेगा कि यार ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, ठीक है। ये वो रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, याद है हमने शुरू में बताया था कि रिलेशनल ऑपरेटर लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू कंपेयर करता है, यस सर बिल्कुल। उसके बेस पे कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू आती है, डिपेंड करता है कौन सा है। आखिर में एल्स इफ 70 पे जाएगा। अच्छा अगर ये भी नहीं है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स होगा। लेट्स सपोज आपका कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये भी रन नहीं होगा, ये भी रन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या रन होगा, एल्स पे जाएगा और आपको कहेगा कि यार सी आउट योर ग्रेड इज एफ, बाय डिफॉल्ट आपका ग्रेड एफ आता है, और आखिर में गेट सी एच। समझ आ रही है इसकी? यस सर। आसान है ना? यस सर, इजी है सर। जी सर। अच्छा क्या ये है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कोड है, तो रन करते हैं। मुझे स्कोर बताएं शाबाश कोई। 55। 65 सर जी। 65, ठीक है, 65 स्कोर है। तो क्या ग्रेड आना चाहिए प्रोग्राम के लॉजिक से? 60 से ग्रेटर देन स्कोर है, डी सर। 60 से ज्यादा स्कोर है, 60 से। कंडीशन क्या लिखा हुआ था कि स्कोर अगर 60 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो 60 डी होगा सर जी। डी होगा सर, डी। तो क्या आउटपुट आया है? सर डी आया सर। डी है। दोबारा रन करते हैं, ठीक है, मुझे बताएं शाबाश। 95। 40। 82, ठीक है, और लास्ट टाइम रन करते हैं, फेल के लिए भी चेक करते हैं, ठीक है। 40 सर। सर 30 सर। 40, ठीक है, बाद में आप खुद ट्राई करें, ठीक है, सही है ना? इसके लिए सर जी सर अभी नमाज का टाइम है सर जी, इतने कम नहीं है सर जी। अच्छा एक मिनट, ये कितना रह गया है? एक मिनट यार, एक बार 16 स्टार्ट हुए सर जी, 22 स्टार्ट हुए सर। नहीं तो मैं चाहता हूँ कि अभी नेस्टेड एफ स्ट्रक्चर कर लेते हैं। ऐसा करते हैं 10 मिनट ब्रेक लेते हैं, ठीक है, हाँ 6 बजे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सर बकाया कितना स्लाइड रहते हैं, कितने स्लाइड? अभी है, बहुत है, बहुत है। इसके बाद मैंने कंपाउंड कंडीशनिंग करानी है आपको, फिर स्विच स्ट्रक्चर कराना है, लूपिंग है, ठीक है। सर ये फिर 6 बजे कल कर जमात लेंगे सर ना। ठीक, तो 6 बजे नमाज पढ़ के आ जाए ना। सर 6:10 पे आ जाएंगे, 6:10 सर जी। चलें 20 मिनट ब्रेक ले लें, ठीक है, चाय पानी कर लें इसमें, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ तब तक। 20 मिनट ब्रेक है, 6:10 पे हम दोबारा स्टार्ट रिज्यूम करेंगे। ओके। ओके सर। ओके, सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ले। नहीं रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टॉप की है ना कि नहीं? प्रेस तो मैंने किया था बटन स्टॉप रिकॉर्डिंग। सर